वेल वेलकम टू अनदर सेशन। और आज के जो हमारे वक्ता हैं, आप सभी के परिचित ऐसे वक्ता हैं। आपने उन्हें चरक निरूपण, चरक संहिता के बारे में काफी चीजें कहते हुए सुना होगा, देखा होगा। और आज वो हमारे साथ आए हैं द्रव्य गुण इस विषय पे अपना ज्ञान देने के लिए। हमारे साथ हैं वैद्य अभिजीत सराफ सर। एंड अभिजीत सराफ सर का मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि उनका काम इतना बड़ा है, शायद हम एक पूरा लेक्चर सिर्फ उनके काम के बारे में ही बात करने में लग जाए। बट सर के बारे में मैं इतना कहूंगा कि सर ने एमडी और पीएचडी ये पुणे से समिता इस विषय में की है। सर पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं समिता इस विषय में। और साथ ही साथ सर ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड एमएस इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये दोनों सर ने साथ ही साथ किए हैं। हम जानते हैं कि कितना आजकल मानस चीजों का एक प्रभाव पड़ता है व्याधि पे, और उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। उसको देखते हुए सर ने उस चीज को भी निपुणता से पूर्ण किया है। साथ ही साथ सर करंटली प्रोफेसर हैं AACNH कॉलेज नासिक में। एंड सर पोस्ट ग्रेजुएट गाइड भी हैं एंड पीएचडी गाइड भी हैं। इसी के साथ सर फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है अगस्त्य फाउंडेशन नासिक के। को सेक्रेटरी हैं अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान पुणे के। ट्रस्टी हैं संस्कृत भाषा सभा नासिक के। वो मेंबर है एडिटोरियल बोर्ड आयुर्वेद पत्रिका नासिक। NSCIM के सिलेबस ड्राफ्टिंग कमेटी के वो 2020 से मेंबर हैं। दो पीयर रिव्यू जर्नल्स के वो मेंबर हैं। साथ ही साथ वो एक्सपर्ट पैनल में भी हैं। वो फैकल्टी मेंबर है MUHS के कोर्सेज में। एंड एज अ रिसोर्स पर्सन, एज क्या बोलते हैं वक्ता, उन्होंने काफी चरक निरूपण, चरक संहिता के बारे में बच्चों तक जो चरक ने कहना चाहा है उसको ठीक तरह से पहुंचाने का उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर अपना लेक्चर अब यहाँ से ले और हमें मार्गदर्शन करें कि किस तरह से हम द्रव्य गुण के विषय को हम संहिताओं से समझें। ओवर टू यू अभिजीत सर। नमस्ते सभी को। मैं वैद्य अभिजीत सराफ, हमारे मित्र और वैद्य मित्र अ, वैद्य राहुल जी ने जो मेरा परिचय किया, वो मैं कहता हूँ वो इतना कुछ मैंने किया नहीं है। मेरा एक ही परिचय है कि मैं चरक का विद्यार्थी हूँ, और संहिता में जो कुछ ज्ञान या जो भी भंडार रचा गया है उसका व्यवहार में उपयोग कैसे करना चाहिए, इसी प्रयास में हम सब जुड़े हैं। और शायद इसी प्रयास का एक रूप ये व्याख्यानमाला के स्वरूप में चल रहा है। वैद्य राहुल जी भी उसी विचारों से कार्य कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज जिस विषय के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं, वो विषय है कि द्रव्य गुण, ये जो विषय है इसका संहिता में किस प्रकार से विचार किया गया है, या जो द्रव्य है चिकित्सा के, हम जो द्रव्य चयन करते हैं उसके कुछ नियम संहिता में है क्या, या सिर्फ ऐसा बताया है कि इस व्याधि में ये द्रव्य, इस व्याधि में वो द्रव्य। तो उसके लिए हम, या आज का एक अत्यंत महत्व का ऐसा ये विषय, और थोड़ा सा गहन विषय है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अ, मैं स्क्रीन ये करता हूँ, अब शायद हो जाएगी। शुरू करते हैं। ब्रह्मदक्षाश्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश वह चर्क प्रभृतिभ्यो नमो नमः। सहस्राक्षम गणाधीशम स्वम गुरुम च सरस्वतीम जनकम जनयित्रीम च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। ये दो श्लोक मैं हमेशा किसी भी व्याख्यान के शुरुआत में कहता हूँ। पहला श्लोक ये चक्रपाणी के ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ब्रह्मदक्षाश्वि देवेश, सामने बीच में लाइन है वो। और दूसरा सुश्रुत के टीका का पहला वाक्य है। तो ये हमेशा हर दोनों टीकाकारों का हमें करना चाहिए। अब जो विषय हमने आज चर्चा के लिए लिया है, और जिसका व्यवहार में भी उपयोग हमें आगे जाके करना है, तो वो द्रव्य गुण विज्ञान नामक जो विषय है उसका संहिता में क्या क्या विचार किया गया है। अब मैं अगर
ऐसा कहूं कि ये लड़कियों की कन्याशाला है। हम्म, कन्याओं की कन्याशाला है, नाम है कन्याशाला। या कहूंगा कि ये पीला पीतांबर है, पीले कलर का पीतांबर है, तो वो क्या हो जाएगा, विरुक्ति हो जाएगी। पीतांबर का अर्थ ही जो पीले रंग का अंबर है, वस्त्र है। कन्याशाला का अर्थ ही जो कन्या जहां पे पढ़ती है, साड़ी पढ़ती सारी कन्या है, उसको कन्याशाला कहते हैं। मराठी जो समझते हैं उन हम आराम से कहते हैं कि साधा कॉमन्सनेस नहीं तुला। अब ये साधा और कॉमन ये एक ही अर्थ है, तो ये द्विरुक्ति होती है। वैसे ही द्रव्य गुण का संहिता में कुछ लिखा है कि नहीं, या किस प्रकार से विचार किया गया है, ये द्वैरर्थक होता है। मतलब संहिता में जो चिकित्सा है उसके साधन सारे द्रव्य ही तो है। और ये जो विषय प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि 1970 में जो पोर्शन तैयार किया गया आयुर्वेद का, BA MS इस कोर्स का, वहां से प्रॉब्लम हुआ। वहां पे उन्होंने आधुनिक विज्ञान में जो जो विषय पढ़ाते थे एलोपैथी में, उसको कॉपी करके हमारा 3 साल का पोर्शन तैयार किया। वहां एनाटॉमी है इसलिए शारीर रचना नाम का सब्जेक्ट तैयार किया गया। वहां फिजियोलॉजी है इसे शारीरिक क्रिया नाम का सब्जेक्ट तैयार किया गया। शारीर रचना शारीरिक क्रिया ये किए। वहां सेकंड ईयर में फार्मैक है इसलिए द्रव्य गुण विज्ञान ये विषय अलग कर दिया। फिर रसशास्त्र नाम का विषय अलग कर दिया। वहां सेकंड ईयर में जुरिस्प्रूडेंसी एंड फॉरेंसिक और ये विषय है इसलिए हमारे यहाँ अगत तंत्र विषय तैयार किया गया। वहां हाइजीन है इसलिए यहाँ स्वस्थ वृत्त किया। फिर ENT है तो शालाक्य किया, सर्जरी है तो शल्य किया। ऐसे इस प्रकार से करने से क्या हुआ कि जो आयुर्वेद का एक संधता थी, या आयुर्वेद का एक समग्रता विचार से चिकित्सा होती थी, वो अब सब्जेक्ट वाइज से उसमें क्या कहते हैं उसको अलगपना, उसको अलग सा हो गया सब। मतलब शालक्य वालों को पता नहीं है कि गायनेक में क्या हो रहा है, या बाल रोग का जो आदमी पढ़ा MD होता है वो शालक्य के बारे में पढ़ता नहीं है। या संहिता वाले जो है उनको तो नॉन क्लिनिकल करके रखा है। द्रव्य गुण वाले केवल फार्माकोलॉजी में और HPTLC एंड TLC में पढ़े रहे हैं। इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, बस वही है। ये भूल गए कि हम चिकित्सक हैं। रसशास्त्र विज्ञान वाले केवल रसशास्त्र का विचार करते हैं और वो भूल जाते हैं कि हम पहले काय चिकित्सक हैं। काय चिकित्सा विषय पूरा था, अब पंचकर्म डिपार्टमेंट अलग कर दिया, तो मतलब पंचकर्म करने वाले अलग हैं। तो जो काय चिकित्सा में MD होते हैं उन्होंने केवल शमन चिकित्सा करनी है ना, क्योंकि पंचकर्म का आपने अलग विषय कर दिया। और इसलिए आजकल काय चिकित्सा में सारा मॉडर्न ही पढ़ाया जाता है। तो ये कहीं तो एक सार्वत्रिकरण जो होना चाहिए, एक समग्रता आनी चाहिए आयुर्वेद की, वो खंडित होकर खंडशः आयुर्वेद, टुकड़ों टुकड़ों में आयुर्वेद सीखना ये शुरू हो गया है। फिर संहिता, शारीर रचना, शारीर क्रिया, ये सारे नॉन क्लिनिकल है। द्रव्य गुण, रसशास्त्र, निदान, ये सारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। और जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। और फिर उनमें झगड़े शुरू हो गए कि हम ज्यादा काम करते हैं या वो काम करते हैं। सब ये भूल गए कि हम सारे आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं। डिपार्टमेंट वाइज जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल व्यवहार के लिए है, एक डिग्री के लिए है। बेसिकली आयुर्वेद अष्टांगों में है। जब आयुर्वेद की MD शुरू होनी चाहिए थी तो केवल 8 ही डिपार्टमेंट की MD होनी चाहिए थी। काय बाल ग्रहो ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषांत, दैट्स इट। अब प्रॉब्लम यहां आया है, इसलिए इस प्रकार के विषय की चिंतन करने की जरूरत पड़ती है। या इस प्रकार के विषय मन में आते हैं कि अरे संहिता में कुछ द्रव्य गुण का है या नहीं, या द्रव्य गुण ये केवल निघंटुओं में लिखा है। मतलब द्रव्य गुणों का अध्ययन करना है तो निघंटु में करो, और सिद्धांतों का अध्ययन करना है तो संहिता से करो। यही पे प्रॉब्लम आ रहा है। ये विचार अगर मन में आते हैं तो यही पे प्रॉब्लम आ रहा है। और इसलिए मेरे इस व्याख्यान का उद्देश्य जो मैंने लिखे हैं या मैंने जो तय किए हैं वो इस प्रकार से है कि हमें इस पर भी ध्यान देना है कि केवल निघंटु मतलब द्रव्य गुण नहीं है। तो द्रव्य गुण ये क्या है, इसके ऊपर मैंने जानबूझ के PPT नहीं की, क्योंकि PPT जब बनाते हैं
तो हम पीपीटी में अटक के रहते हैं। इसलिए मूल संहिता लेकर हम पढ़ेंगे, मूल संहिता सामने रखकर पढ़ेंगे। तो आजकल ई संहिता यह आसान है, इसलिए मैंने आपके सामने रखी है। अब ये द्रव्य गुण नाम का जो सब्जेक्ट तैयार किया गया है, ये कोई आयुर्वेद का अलग भाग नहीं है। ये आयुर्वेद के 8 ही अंगों का एक महत्व का भाग है। क्योंकि जो चिकित्सा हम करने वाले हैं, जो भी चिकित्सा, चाहे वो काय चिकित्सा हो, चाहे पंचकर्म हो, चाहे शालाक्य की हो, ग्रह विद्या की हो, मतलब ग्रह विद्या का अर्थ सूक्ष्म जंतु की, जंतुओं से उत्पन्न होने वाले जो व्याधि है उनकी चिकित्सा करना, बाल रोग हो, ऊर्ध्वांग में शालाक्य के हो, शल्य हो, जो भी हम चिकित्सा करने वाले हैं उसके लिए हमें साधन कौन है? कोई भी तो द्रव्य होगा। अब वो द्रव्य कोई औषधि होगा या आहारीय होगा या कुछ भी हो सकता है, जिससे उस रुग्ण की चिकित्सा की जाती है, उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की जो व्याख्या न्याय दर्शन से आई है वो अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर सिंपल भाषा में हम किसी भी एक जो आयुर्वेद को बिल्कुल भी जानता नहीं है, इसको अगर बताना है कि द्रव्य क्या है, तो जिससे चिकित्सा की जाती है उस साधन को द्रव्य ऐसा कहा जाता है। कल समझो मैंने किसी पेशेंट को मिट्टी उठा के खिलवाई और वो ठीक हो गया, तो मैंने उसको जो द्रव्य दिया है वो मिट्टी, ये द्रव्य है। अगर मैंने किसी का विद्ध कर्म किया, अगर मैंने किसी का अग्निकर्म किया, तो जो साधन मैंने वहां पे उपयोग किए हैं वो उस चिकित्सा के द्रव्य हैं। तो द्रव्य ये अभ्यंतरीय सेवन करना चाहिए ऐसा भी नहीं है। बाह्य भी हो चिकित्सा हमारे यहाँ है, वो द्रव्यों के साधन से ही की जाती है। और इसलिए साधन स्वरूप द्रव्यों का विचार हमें चिकित्सा में करना पड़ता है। और इसलिए हमारे एक टीचर हमें कहते थे कॉलेज में कि जिसका भी द्रव्य गुण विज्ञान और रसशास्त्र, ये 2 सब्जेक्ट सेकेंडरी के बहुत अच्छे जिसने अध्ययन किए हैं, पक्के किए हैं, वो चिकित्सा में कभी घबराता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ है दूसरा, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। आजकल क्या हुआ है कि द्रव्य गुण का अध्ययन करना मतलब क्या करना है? हरितकी के गुण क्या है, गुरुचि के गुण क्या है, शतावरी के गुण क्या है, पुनर्नवा के गुण क्या है, या स्यस्तोपराधी चूर्ण कहाँ उपयोग में लाया जाता है, आरोग्यवर्धिनी कहाँ दी जाती है, या सूत शेखर का कौन सा है, निराम पित्त में दिया जाता है या साम पित्त में, ये जो विचार करना शुरू हो गया, इससे हम मूल आयुर्वेद से थोड़े हट गए। क्योंकि ऐसे कितने द्रव्यों को याद रखेंगे? 700 द्रव्य, 800 द्रव्य तो औषधि संग्रह में है। चरक में कम से कम 900 द्रव्यों का उल्लेख किया है, जंगम औद्भिद पार्थिव लेकर। तो कितने द्रव्यों का हम अध्ययन करेंगे? हर एक के द्रव्यों के रसवीर विपाक कितने कंठस्थ करेंगे? मैंने मेरे सेकंड ईयर में 100 द्रव्य और 50 कल्प कंठस्थ किए थे। उसमें से आधे मुझे याद नहीं आ रहे अभी कि उसका रसवीर विपाक क्या था, या रोज मुझे दैनंदिन में मुझे लगते नहीं है वो उतने, या उसका विचार मुझे एक्चुअली करना चाहिए पर व्यवहार में आता नहीं है, क्योंकि अब ये दिमाग में बैठ गया है कि ये अवस्था है तो ये कल्प, ये अवस्था है तो ये द्रव्य, ये अवस्था है तो ये फॉर्मुलेशन देना है, ये अवस्था है तो ये उपक्रम करना है। यहीं पे गड़बड़ हो रही है। और निघंटुओं में ही सब दिया गया है। द्रव्य गुण का अध्ययन मतलब भाव प्रकाश, धन्वंतरी, शारंगधर, या जो निघंटु है, शालिग्राम निघंटु, राज निघंटु, वो। और उसमें भी ठीक है, पहले तो वो भी करते थे। अब क्या हुआ है, अब सारा फार्मेकोलॉजिकल विचार करते हैं कि इसका फार्मेको डायनेमिक क्या है, इसका फार्मेको काइनेटिक क्या है, इसका क्या कहते हैं ड्रग रिएक्शंस क्या है, फिर इसके साइड इफेक्ट, या अलग अलग जो भी, मुझे उसमें मॉडर्न के टर्म्स मुझे इतनी अभी, मैं उसमें जाता नहीं क्योंकि वो मेरा शास्त्र ही नहीं है। जो मेरा शास्त्र है उसका मैं विचार करता हूं। और जो भी द्रव्य गुण के एमडी होते हैं, जो भी थीसिस होते हैं, वो कोई एक द्रव्य लो, उसका लैबोरेटरी में टेस्ट करो, टीएलसी करो, एचपीटीएलसी करो, अलग अलग प्रकार के टेस्ट करो, और उसके एक्टिव प्रिंसिपल ढूंढो। और उससे भी क्या हो रहा है कि जो उस द्रव्य का समग्रता से जो वर्णन ग्रंथों में मिलता है वो हमने छोड़ दिया।
अब काम हुआ है इसके ऊपर कि सर्पगंधा का सर्पेंटाइन अलग किया और सर्पेंटाइन की गोली बनाकर, मतलब उसका एक्टिव प्रिंसिपल सर्पेंटाइन, उसकी गोली बनाकर देना शुरू कर दिया, तो वो निद्राजनन हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब पता चला कि सर्पगंधा का पंचांग उपयोग करना है निद्रा जनन करने के लिए, तो जो पूरी सर्पगंधा का पंचांग एक्टिव प्रिंसिपल नहीं करके पूरा विचार, पूरा वनस्पति का पंचांग मिलके देना शुरू कर दिया, तो उसका निद्रा जनन का कार्य दिखाई देने लगा। प्रॉब्लम यहां हो रहा है, मुझे पर्सनली तो सेकंड ईयर में ये फार्मेकोलॉजी तो पल्ले ही नहीं पड़ी थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये क्यों पढ़ना है, इसका क्या है। मेरे शास्त्र में इतना अगर सुंदरता से दिया है, तो वो मैं छोड़ के ये इस द्रव्य में वो कौन सा प्रिंसिपल है, एक्टिव प्रिंसिपल है, किसमें कितने केमिकल्स है, किसमें ऐश है, किसमें क्या है, किसमें, मुझे वो समझ में नहीं आता था। और मैंने जैसे तैसे द्रव्य गुण, मैंने द्रव्य तो बहुत कंठस्थ थे, पेपर तो पता है सब कैसे लिखे जाते हैं। कोई हम तो मतलब चरक संहिता, हमारे सीनियर तो हमने देखे हैं ऐसे कि चरक संहिता का केवल अनुक्रमणिका पढ़ के जाते थे और पास होते थे। तो पासिंग ये तो बहुत ही अलग विषय है, पर ज्ञान ये बहुत अलग विषय है। तो लेकिन धर्माधिकारी सर के संपर्क में आने के बाद, या सर देशमुख सर के संपर्क में आने के बाद, जब मैंने अध्ययन शुरू किया उनके मार्गदर्शन में, तो मेरे एक प्रश्न खुलते गए या उसके जवाब मुझे मिलते गए। गुडुची ज्वरग्न है ये बीएमएस में पता था, लेकिन गुडुची ज्वरग्न क्यों है, इसका उत्तर मुझे धर्माधिकारी सर के अध्ययन से होना शुरू हो गया। अब मेरा मतलब आज का जो मेनू है उसको हम शुरू करते हैं। ये तो एक परिचय हो गया, उद्देश्य हो गया व्याख्यान का, कि हम आज इस उद्देश्य से अध्ययन करेंगे कि द्रव्य गुण का अर्थ केवल अलग अलग द्रव्यों के रसवीर विपाकों को कंठस्थ करना और उसका विचार करना ऐसा नहीं है। ये विचार मन में आना चाहिए कि हमारे जो ग्रंथकार है उनको ये कैसे पता चला कि गुडुची ज्वरग्न है, शतावरी शोथग्न है, हरितकी सर्वरोगग्न है, मुस्ता ज्वरग्न है या क्लेदनाशन का कार्य करती है, जटामासी मानस विकार पे काम करती है, निद्रा जनन करती है, सर्पगंधा निद्रा जनन करती है, या पुनर्नवा शोथग्न है, ये कैसे पता चला होगा उनको। या पार्थिव द्रव्य जितने हैं, जो भी पार्थिव द्रव्य मिलते हैं, धातु है अलग, सुवर्ण रौप्य, इनके गुणधर्म इनको कैसे पता चले। जो जांगम द्रव्य है, इनको कैसे पता चला कि इस प्राणी के इस अंग का ये गुण है, कैसे इस निर्णय पे वो कैसे आए होंगे, इसका हम विचार करेंगे। मैं एमडी में था, मेरे गाइड मेरे गाइड सर देशमुख सर थे, और मुझे संहिता में मेरा एमडी है, और मुझे काम करना था संहिता में, क्योंकि क्लिनिकल काम तो सारे लोग करते हैं, सारे डिपार्टमेंट के करते हैं। एक द्रव्य और एक वन वन क्या कहते हैं उसको, किसी व्याधि की अवस्था, इसके ऊपर तो सब लोग काम, मुझे कुछ हटके काम करना था। तो मैंने ऐसा हमने सोचा और ऐसा पाया कि जांगम द्रव्यों पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, संकलन भी नहीं हुआ है। तो हमें लगा ऐसा कितना होगा जांगम द्रव्यों का, ऐसे संदर्भ आकर आकर भी कितने हो सकते हैं। तो हमने जोश जोश में जांगम द्रव्यों का डाटाबेस बनाना और वो बृहत्त्रयी और लघुत्रयी से बनाना, होकर 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 कितने संदर्भ होंगे। लेकिन जब काम शुरू किया तो मैं हैरान हो गया और पागल होने को आ गया, क्योंकि जब मेरा काम पूरा हुआ तो टोटल 1256 1256 इतने अलग अलग प्रकार के जांगम द्रव्यों का उल्लेख बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में है। और उनके कुल मिला के जो संदर्भ मुझे मिले वो 25,756 इतने संदर्भ मिले। कितने? 25,756। और हमने तय किया था कि उसको एक्सेल शीट में हम लिखेंगे और उसका डाटाबेस बनाएंगे। तो 25,756 रोज
और अलग अलग क्राइटेरिया के संदर्भ ऐसे 45 कॉलम्स, इतना ह्यूज डेटाबेस तैयार हुआ। और जब इसको कन्वर्ट करके हमने थीसिस में डालने का प्रयास किया तो मेरा थीसिस 1600 पेज का हो गया। 200 पेज की लिमिट होती है, तो इसके डिस्कशन डिस्कशन करके वो 1600 से आगे गया। तो विद्यापीठ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि 200 में ही दो, जो काम है करना है। तो मैं, मेरे गाइड गए, हमने कहा भाई ये काम रियल किया है, इतने संदर्भ मिले हैं, हम कैसे 200 पेज में देंगे। तो फिर उस समय जो रावराणे सर थे, उदय सिंह रावराणे, उन्होंने ऐसा मार्ग निकाला कि आप 200 पेज छप के दो और 1400 पेज सीडी में डाल के दो, और फिर वो मैं पास हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जंगम द्रव्यों का इतना विस्तृत पद्धति से उल्लेख हमारे पास है और हम भूल गए हैं। अब लॉ के हिसाब से हम इसमें से कुछ द्रव्यों का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे व्याघ्रवसा, या क्या कहते हैं उसको, सिंह का मांस, या जो भी अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन जो मांस आज हम आज भी खा सकते हैं, उसका चिकित्सा में कैसे उपयोग कर सकते हैं। केवल मांस ही नहीं, मूत्र है, दुग्ध है, अलग अलग प्रकार के, मैंने कहा ना 1256 अलग अलग प्राणियों के संदर्भ है। तो इन्होंने इसका अध्ययन कैसे किया होगा। रसशास्त्र का एक ऐसा कहा जाता है कि अभी हमारा आज का विषय बृहत्त्रयी का है, संहिता का। तो कई हमारे वैद्य है, हमारे ही वैद्य है, वो कहते हैं कि रसशास्त्र आयुर्वेद का भाग ही नहीं है, रसशास्त्र संहिता में है ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अभी मेरा ग्रंथ पब्लिश हो रहा है, इसी मंथ में हमने काम पूरा किया है कि रसशास्त्रीय जो द्रव्य है, मतलब धातु, उपधातु, रस, साधारण रस, महारस, उपरस, सुधा वर्ग, विष वर्ग आदि, इनके संहिता में संदर्भ कितने हैं बृहत्त्रयी में। तो आपको जान के अचरज होगा कि कुल मिला के 1922 संदर्भ रसशास्त्रीय द्रव्यों के बृहत्त्रयी में मिलते हैं। 1922 इतने संदर्भ हैं। पारद के 8 संदर्भ है बृहत्त्रयी में, पारद के। गंधक के तो न जाने कितने हैं। अभ्रक का एक भी नहीं है, अभ्रक का केवल अष्टांग संग्रह में एक संदर्भ है। पर पॉइंट ये है कि इनको कैसे पता चला कि इस द्रव्यों का ये उपयोग है। इसका हम कुछ उत्तर ढूंढने का आज के व्याख्यान में प्रयास करेंगे। अब प्रॉब्लम जो पढ़ाने के में, आप पढ़ाई में जो प्रॉब्लम है वो आपको बताना चाहता हूं कि जो पढ़ाई होती है आजकल महाविद्यालय में, ये विषय पढ़ाए नहीं जाते। द्रव्य गुण मतलब 80 द्रव्य है, द्रव्यों की लिस्ट दी जाती है, इसके रस विपाक टेक्स्ट बुक में मिलते हैं, इसको कंठस्थ करो। फिर जो बेसिक सिद्धांत है द्रव्य गुण के, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष वगैरह वगैरह, इसको आप कंठस्थ करो और पेपर में लिखो और फार्मैक का अध्ययन करो। इससे क्या होता है कि जो नया बच्चा है उसको ये विषय उस तक पहुंचता ही नहीं है कि ग्रंथकारों ने कैसे किया। तो उसका हम अध्ययन अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सूत्र स्थान के ही 25वें चैप्टर में। जो जो संदर्भ मैं बताऊंगा आप कृपया उसको नोट करके रखो। इस अध्याय में पहले एक संभाषा है और उसके बाद हाँ, सूत्र नंबर 29 सबके सामने है। येषाम एव ही भावानाम संपत संजनयेत नरम तेषाम एव विपद व्याधीन विविधान समुदीरये। मतलब जो द्रव्य है, उन या जो भाव है जिनसे मनुष्य के शरीर में संपत मतलब स्वास्थ्य या प्रशस्त गुणता, टीका में दिख रहा है आपको संपदिति प्रशस्त गुणता, ये उत्पन्न होती है, उन्हीं भावों की विकृति से विविध प्रकार के व्याधि निर्माण होते हैं। अब ये कौन है?
तो टीका पढ़िए। देखो सामने नीचे जो ब्लू दिखाई दे रहा है उसमें से नीचे से थर्ड पंक्ति, सिद्धांतम आह येषाम इत्यादि। मतलब जो भाव अगर अच्छे होंगे तो शरीर में स्वास्थ्य निर्माण करते हैं, उन्हीं भावों की अगर विकृति होती है तो शरीर में व्याधि निर्माण होती है। तो ये कौन है? तो येषाम इति यज जातीया नाम, वो कौन है? वो भाव कौन से हैं? तेज महाभूतादया। मतलब महाभूत ये बेसिक घटक है, 5 महाभूत जो है, इन ये अगर प्राकृत होंगे तो शरीर भी प्राकृत रहेगा, और ये अगर विकृत रहेंगे तो शरीर भी विकृत होगा। लेकिन आगे का चक्रपाणी का वाक्य महत्व का है, तेन महाभूतत्वेन एव वातादीनाम ग्रहणम। मतलब हम दोषों का विचार करते हैं क्योंकि महाभूतों से ही आगे दोष निर्माण होते हैं। इसलिए जो दोष अगर प्राकृत अवस्था में है तो स्वास्थ्य निर्माण करते हैं, वही दोष जब विकृत होते हैं तो वो व्याधि निर्माण करते हैं। इस सूत्र से हमें क्या लेना है? एक सूत्र सबको पता है कि ये सारी सृष्टि पांचभौतिक है। सारी सृष्टि, अगर सारी सृष्टि पांचभौतिक है तो सृष्टि में जो जो द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो भी पांचभौतिक है। जो भी स्थावर जंगम पार्थिव जो भी द्रव्य होंगे, गो माहिष अजा आदि जंगम द्रव्य, हरितक्यादि स्थावर वर्ग, और सुवर्ण आदि पार्थिव द्रव्य, ये सारे कैसे हैं? पांचभौतिक है। उसी सृष्टि में मेरा शरीर भी है, तो मेरा शरीर भी कैसा है? पांचभौतिक है। जो मैं आहार ले रहा हूं, आहार्य द्रव्य जो है वो भी पांचभौतिक ही है। और उस आहार्य पांचभौतिक जो आहार में ले रहा हूं, उससे सेवन से मेरे शरीर में अवस्था पाकों में 5 महाभूतों का विघटन होता है। मतलब जो आहार पांचभौतिक है उसके 5 महाभूतों का विघटन अवस्था पाकों में होता है, उससे मेरे शरीर के पंचमहाभूतों का पोषण होता है। मैं संदर्भ बताता हूं। चिकित्सा स्थान में, चरक संहिता चिकित्सा स्थान, अध्याय नंबर ग्रहणी, 15वां अध्याय। ये देखिए, भौम आप्य अग्नेय वायव्या पंच उष्मण सनाभसा पंच आहार गुणान स्वान स्वान पार्थिवादीन पचंती। वो अलग, वो अवस्था पाक में 5 महाभूतों के विघटन होते हैं। फिर आगे क्या होता है? यथा स्वम स्वम च पुष्णंती देहे द्रव्य गुण पृथक पार्थिव पार्थिवानेव शेषः शेषांश कृष्णशः। मतलब जो अपने अपने अग्नि से, मतलब पंचमहाभूतों का विघटन होकर जो पार्थिव परमाणु उत्पन्न हुए हैं वो पृथ्वी का पोषण करेगा। जो जल आप्य है वो आप्य का करेगा, जो अग्नेय है वो अग्नेय का करेगा, वायवीय है वो वायवीय द्रव्यों का करेगा, आकाशीय है वो पोषण करेगा। जहां जहां पार्थिव द्रव्य अपेक्षित है वहां जाके बैठेगा। मतलब सृष्टि पांचभौतिक है, मेरा आहार पांचभौतिक है, मेरा शरीर पांचभौतिक है, मेरे शरीर के जो पंचमहाभूतों के घटक है उनका पोषण आहार से और विहार से होता है। और अगर मैंने विकृत पद्धति का आहार लिया या विकृत पद्धति का विहार लिया तो शरीर में महाभूतों की विकृत पद्धति से परमाणु निर्माण होते हैं, अवस्थापाक विकृत होता है, परमाणु साम उत्पन्न होते हैं या विकृत उत्पन्न होते हैं, और उससे व्याधि उत्पन्न होती है। तो व्याधि भी कैसे हुई? व्याधि भी पांचभौतिक की हुई। सृष्टि पांचभौतिक है, मेरा शरीर पांचभौतिक है, मेरा आहार पांचभौतिक है, हेतु भी पांचभौतिक होंगे और व्याधि भी पांचभौतिक होंगी। अब इसके व्याधि को ठीक करने के लिए मैं जो चिकित्सा करने वाला हूं वो भी द्रव्य कैसे हैं? वो भी पंचभौतिक ही है। सारे चिकित्सा के द्रव्य
ये पंचभौतिक है। और इसलिए येषाम एव विपद व्याधीन, मतलब जो संपत करते हैं शरीर का, वही विकृत कर सकते हैं। दुग्ध जैसा द्रव्य अगर हमने व्यायाम करके योग्य मात्रा में, जो गाय घूमती है, अच्छे से सेवन किया मात्रा में काल देखकर, तो वो दुग्ध जाति सात्म्य है, शरीर को ब्रूहण करेगा, पोषण करेगा। लेकिन हमने बिना व्यायाम किए हमेशा एसी में रह रहे हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं है, शरीर में संतर्पण के गुण ऑलरेडी है, श्लेष्मा वृद्ध है, जिस गाय का दूध पी रहे हैं वो गाय भी एक जगह पे बांध के रखी हुई है, उसको धूप नहीं मिल रही है, या उसका दूध मशीन लगा कर खींच रहे हैं, फिर उसको पाश्चराइज कर रहे हैं, फिर 2 दिन कहीं पे पड़ा रहता है, फिर थैली में आता है, और ऐसा दूध अगर सेवन करेंगे तो वो व्याधि ही करने वाला है, क्योंकि उसके अंदर के पंचमहाभूतों की विकृति ऑलरेडी हमने करके रखी है और वही हम सेवन कर रहे हैं। तो हमें विचार क्या करना है, या ग्रंथकारों ने विचार क्या किया होगा, कि किसी भी द्रव्य के पंचमहाभूतों का विचार करना। द्रव्य गुण का अर्थ, मेरा ये वाक्य जो भी सुन रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये मेरे गुरुजी धर्माधिकारी सर ने मुझे बताया है कि ये बात बताओ लेक्चर में। मैं हर लेक्चर में उनको पूछता हूं कि सर मैं ये पढ़ाने वाला हूं और क्या पढ़ाऊं, इसमें कुछ रह गया है क्या। तो सर ने ये मुझे इंसिस्ट किया है कि आप ये वाक्य जरा जोर से बोलिए, स्ट्रेस देकर बोलिए। क्या, कि द्रव्य गुण का अर्थ मतलब हरितकी के गुण क्या है, शतावरी के गुण क्या है, गुरुची के गुण क्या है, और फिर उसका केमिकल लेबोरेटरी में टेस्ट करना, ये नहीं है। हरितकी के जब हम रसवीर विपाक देखते हैं तो वो हरितकी में जो महाभूत है उसके हैं। आप 800 द्रव्य कंठस्थ नहीं कर सकते, जो कर सकता है वो ठीक है, लेकिन व्यवहार में बैठेंगे तो इतनी याद आना असंभव है। तीक्ष्ण बुद्धि को होगा किसी एक को, लेकिन जो हमारे जैसे सर्वसामान्य विद्यार्थी है या मेरे जैसा कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति है, उसको नहीं आएगा ये क्लिनिक में बैठे। तो विचार क्या करना है, चरक ने क्या मार्ग दिया है, कि आप 5 महाभूतों के गुण याद रखो बस। और इसी मार्ग से उन्होंने द्रव्य निश्चितीकरण, द्रव्यों के गुणों की निश्चिति की है। कैसे बताता हूं, सूत्र स्थान में 26 नंबर का अध्याय आत्रेय भद्र काप्य, इसमें रसों का विवरण किया है। रस जो अलग अलग प्रकार के 6 रस है उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और रसों का वर्णन करते समय वो कैसे बता रहे कि हम ये द्रव्यों का, ये जो रस है इसका वर्णन हम कैसे कर रहे हैं, ये जब बताते हैं तो उसके लिए एक सूत्र उन्होंने दिया है, वो देखते हैं हम। ये अगर चरक सामने होता है तो जल्दी निकलता है ये, क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया है कि कौन से पेज पे क्या है। हाँ, तेषाम षण्णाम रसानाम एकैकस्य यथा द्रव्यम गुणकर्माणि उप अनुव्याख्यास्यामः। हम ये जो रसों के गुण धर्म बता रहे हैं, गुण कर्म बता रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं। यथा द्रव्य शब्द अत्यंत महत्व का है। यथा द्रव्य ये सूत्र और इसका ये शब्द लिख के रखिए। चक्रपाणी क्या कह रहे देखो, यथा द्रव्य का अर्थ, यथा द्रव्यम इति यद यस्य रसस्य द्रव्यम आधारः तद अनतिक्रमेण। मतलब वो जो रस है उसके जो आधार द्रव्य है, द्रव्य मतलब महाभूत, उसके अनुसार हम रस, उसके गुण कर्म बता रहे हैं। ऊपर देखिए, इसी का ऊपर क्या बता रहे हैं,
तत्र अग्नि मारुतात्मका रसः प्रायेण ऊर्ध्वभाजः। जो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान रस है वो प्रायः ऊर्ध्वगामी होते हैं। लाघवाद उपप्लवनवाच्च वायु ऊर्ध्व ज्वलनाच्च वन्य है। जो द्रव्य या जो रस सलिल पृथ्वी आत्मक, सलिल और पृथ्वी महाभूत के प्रधान के हैं, वो प्रायः अधोभाज होते हैं, और व्यामिश्र होंगे तो उभयता होते हैं। इसके ऊपर बता रहे हैं कि उस रसों के महाभूत बता रहे हैं कि सोम गुणातिरेकान मधुरो रसः, पृथ्वी अग्नि भूयिष्ठत्वात् अम्लः, सलिल अग्नि भूयिष्ठत्वात् लवणः, वायु अग्नि भूयिष्ठत्वात् कटुकः, वायवाकाशातिरिक्तत्वात् तिक्तः, और पवन पृथ्वी व्यतिरेकात् कषायः। मतलब पार्थिव आप्य होंगे। मधुर का अर्थ सोम गुण का अर्थ पार्थिव आप्य, मतलब मधुर रस का ना अर्थ क्या है? पार्थिव और आप्य द्रव्य। अम्ल, ये आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अम्ल के महाभूत, लवण के महाभूत, कटु के महाभूत, महाभूत बताए। तो इनके जो गुण वीर्य बता रहे, गुण कर्म बता रहे कि मधुर रस के ये कर्म है, मधुर रस के ये गुण है, अम्ल रस के ये गुण कर्म है, लवण रस, ये कैसे बता रहे? इसमें जो महाभूत है उसके अनुसार बता रहे। मतलब उन्होंने पहले पृथ्वी जल इसके इनका गुण निश्चिति की। वो कैसे की वो आगे बताता हूं। कि पृथ्वी महाभूत है तो उसके ये कर्म है, जल महाभूत के ये कर्म है। ये दर्शनों से लिया उन्होंने। ये जो विषय है ये दर्शनों से लिया। वायु महाभूत के ये गुण है, आकाश महाभूत के ये गुण है, और फिर ये गुण जिसमें द्रव्य में मिलते हैं उसका ये रस है, और फिर उसके ये गुण कर्म है। इस क्रम से निश्चिति की है। अब ये उनको कैसे पता चला ये कि ये जो महाभूत होते हैं इनके गुण क्या कैसे कैसे दिखाए जाते हैं? अब वो है 25वें अध्याय में। मैं निकालता हूं, 1 मिनट। हाँ, इसी अध्याय में 25 में भी है, लेकिन यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं? तत्र द्रव्याणि गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र गुण स्थान्द्र स्थूल गंध गुण बहुलानी पार्थिवानी। अब इन्होंने सूत्र दिया है, हमें विचार उल्टा करना है कि जिस द्रव्यों के सेवन से शरीर में गौरव, खरत्व, काठिन्य, मंदत्व, स्थैर्य, विशदत्व, सांद्रत्व, स्थूलत्व और गंध गुण बढ़ता है, जिस द्रव्यों के सेवन से, वो पार्थिव बाहुल्य है। मतलब पंचमहाभूत तो द्रव्य है लेकिन उसमें पार्थिवत्व ज्यादा है। वो क्या कर्म करेगा फिर? तानी उपचय संघात गौरव स्थैर्य कराणी। मतलब जिसमें जिस द्रव्यों के सेवन से उपचय बढ़ रहा है। उल्टा सोचिए, उल्टा सोचना इस सूत्र का। द्रव्य दिया हमने, और द्रव्य 1000 लोगों को द्रव्य दिया, उसमें सेवन से अगर उपचय मिल रहा है, ब्रूहण हो रहा है शरीर का, संघात हो रहा है, गौरव हो रहा है, स्थैर्य हो रहा है, तो वो पार्थिव द्रव्य है। आज अनुक्त अनुक्त द्रव्यों के निश्चितीकरण करनी है। मेवनीस के गुण क्या है, चीज के गुण क्या है, चाह के गुण क्या है, कॉफी के गुण क्या है, समोसा के गुण क्या है, पोटैटो के गुण क्या है, टोमेटो के गुण क्या है, पपनस अनानस के गुण क्या है, या जो भी नए ड्रैगन फ्रूट आया है, कीवी आया है, इसके गुण आयुर्वेदीय पद्धति से कैसे निश्चित करे, उसका ये मार्ग है कि 1000 लोगों को द्रव्य सेवन करने के लिए दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उनके ये है। 1000 एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लेनी चाहिए उसको। 1000 लोगों को लेनी है, देनो दो, और उनके शरीर में उत्पन्न हो एक ही द्रव्य देने का, बाकी कुछ खाने के लिए देने का नहीं। और वो देने के बाद उनके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है, कौन से लक्षण दिख रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करने का। तो ये रैंडमाइज ऑब्जर्वेशनल ऐसी स्टडी होगी, मतलब मिक्स स्टडी होगी ये। बाकी का आहार बंद करना है, एक ही द्रव्य, केवल ड्रैगन, जो खाना है ड्रैगन फ्रूट, जो खाना है भूख लगी ड्रैगन फ्रूट,
और फिर चेक करो, कभी कभी 5 दिन में ही रिजल्ट मिलेंगे, कभी कभी 7 दिन में, एक फिक्स करो वो। ऐसा हर एक द्रव्यों का उन्होंने किया होगा उस समय। फिर अगर उस द्रव्यों के एक, समझो एक अलाना फलाना द्रव्य कोई है, उसके सेवन से अगर उपचय मिल रहा है, संघात मिल रहा है, गौरव मिल रहा है, स्थैर्य आ रहा है, तो वो पार्थिव बाहुल्य द्रव्य है। फिर उसके गुण गुरु खर कठिन, मतलब गौरव है, खार खरत्व है, कठिन। अब ये सभी गुण मिलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो तो पंचभौतिक होगा द्रव्य। प्रायः क्या मिल रहे हैं वो देखेंगे। फिर आगे द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छील, रस, गुण बहुलानी, आप्यानी। मतलब जो आप्य या मतलब ये पता कैसे चलेगा कि ये आप्य है? तो जो द्रव दिखने के लिए भी द्रव है, शरीर में द्रवत्व बढ़ाएगा, स्निग्धत्व बढ़ाएगा, शीतत्व बढ़ाएगा, मंदत्व बढ़ाएगा, मृदुत्व बढ़ाएगा, पिच्छिलत्व बढ़ाएगा, और रस गुण, रस के गुण बढ़ाएगा। ये दर्शनों से उन्होंने कुछ चीजें ली सिद्धांत के स्वरूप में, और उसको चिकित्सा की पद्धति से बिठाया। वो कार्य क्या क्या करेगा? तो उपक्लेद, स्नेह, बंध, विश्चंद, मार्दव, प्रहलाद। मतलब ये कर्म दिखाई दिए किसी द्रव्य के देने के बाद, तो समझो ये आप्य द्रव्य है। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, विशद, रूप, गुण बहुलानी, आग्नेयानी, तानी, दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण करानी। द्रव्य सेवन करने के बाद, अणु तो द्रव्य है, वो सेवन करने के बाद अगर जलन होने लगी, पचन प्रक्रिया अच्छी होने लगी, या शरीर में प्रभा अच्छी उत्पन्न हो गई, प्रकाशन हो गया, मतलब शरीर के अलग अलग जो जो भी चीजें हैं वो प्रकाशित हो गए, और वर्ण अच्छा हो गया, तो वो समझो कि आग्नेय द्रव्य है। और फिर उसके गुण बताए, उष्ण, तीक्ष्ण आदि। वैसे लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, स्पर्श, गुण बहुलानी, वायव्यानी। अब आप नोट करिए, वायु और अग्नि के थोड़े गुण, एक शीत उष्ण छोड़ दिया तो सारे गुण एक समान ही है, केवल उष्ण शीतत्व अलग अलग है, बाकी सारे गुण समान है। इसलिए तिक्तरस, तिक्तरस में आग्नेय तो नहीं है प्रधान, वायु और आकाश महाभूत है, फिर भी वो पाचन करता है। लॉजिक समझा इसके पीछे का, कि तिक्तरस पाचन कैसे करता है? क्योंकि भले उसमें आग्नेय तो ज्यादा नहीं है, पाचन करना यह केवल अग्नि का काम नहीं है उसका भी, लेकिन रुक्ष, लघु, खर, विशद, सूक्ष्म, इनसे भी पचन की प्रक्रिया को एक पोषण मिलता है, या पचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पचन का अर्थ पचा के खा जाना ऐसा नहीं है, पंचमहाभूतों का विघटन करना। जो भी आम है, जो भी द्रव्य है, उसका विघटन करके शरीर में हर जगह पे फैल देना, इसको पचन कहते हैं। तो वो वायवीय महाभूत भी करता है, इसलिए तिक्तरस ये उत्तम पाचक है। तानी, रौक्ष, ग्लानी, विचार, वैशद्य, लाघव कराणी, अगर ये कर्म दिखाई दिए तो समझो वो वायवीय गुण है, मतलब वायवीय द्रव्य, वायु प्रधान द्रव्य है। मृदु, लघु, सूक्ष्म, श्लक्ष्ण, शब्द गुण बहुलानी, आकाशात्मकानी, तानी, मार्दव, सौशीर्य, लाघव कराणी। ऐसे ऐसे कर्म दिखाई दिए तो ये आकाशीय द्रव्य है और उसके ये गुण है। मतलब उन्होंने जब भी द्रव्यों का अध्ययन करना शुरू कर दिया होगा, तो उन्होंने किसका विचार किया है? महाभूतों का। महाभूतों के गुण उन्होंने दर्शनों से लिए, या उन्होंने कुछ प्रक्रिया होगी उनकी ढूंढने की, कि 5 महाभूतों की ये दिखाई देते हैं। पानी का, पानी की ये गुण है, पिच्छील है, रस बहुल है, शीत है, स्निग्ध है। अग्नि पता चलता है सृष्टि में जो पंचमहाभूत है, कि ये दाह करेगा, जलाएगा, इसका ये रूक्ष गुण का है अग्नि, ये इस अग्नि में स्निग्ध गुण नहीं है, अग्नि में द्रव गुण नहीं है। ये उन्होंने आदि पहले ऑब्जर्व किया, वो दार्शनिक स्वरूप में किया। फिर उन्होंने द्रव्य सेवन करके, मतलब एक एक द्रव्य सेवन करने के लिए दिए लोगों को, कुछ ग्रुप्स को दिए होंगे, और फिर उनका ऑब्जर्वेशन किया, और फिर उस द्रव्य का पांचभौतिक संगठन फिक्स किया, और फिर उनके कर्म तो पता चले कि ये द्रव्य देने से ये होता है। फिर उनके पंचभौतिक संगठन फिक्स होने पर उन्होंने उनकी रसों की निश्चिति की। जैसे जिस द्रव्य में हमें पार्थिव और आप्य, इन महाभूतों का कर्म मिले हमें, इसका अर्थ उसका रस मधुर है। मधुर का अर्थ मीठा। ये टेस्ट करके तो बाद में पता चलता है, वो उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है कि ये टेस्ट में मीठा है। लेकिन अब भल्ला तक जैसा द्रव्य है, वो मधुर रस का है, मधुर विपाकी है, लेकिन वीर्य उष्ण है, वो ज्यादा मात्रा में सेवन किया तो व्यापद होते हैं।
मधुर है इसलिए नित्य सेवन करना है क्या उसका, भल्ला तक का? नहीं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा पॉइंट आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मधुर रस का है, मधुर विपाकी है, परंतु भल्ला तक नित्य सेवनीय नहीं है। मधुर रस का है, मधुर विपाकी है, उष्णवीर्य का है, स्निग्ध है, द्रव है, शीत स्पर्श है, दुग्धजन्य पदार्थ है, फिर भी दधी नित्य सेवनीय नहीं है। दधी का नित्य सेवन नहीं करना है। इस निर्णय पे वो इसी पद्धति से आए हैं कि 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को दधी सेवन, केवल दधी खिलाया और फिर उनमें विकृति दिखाई देने लगी, तो उन्होंने तय किया कि नहीं, ये नित्य सेवनीय नहीं है। इसके सेवन से अति मात्रा में पार्थिव आप्य बढ़ता है और अग्नेय वायवीय का क्षय होता है। शरीर में अलग अलग प्रकार के पार्थिव आप्य के व्यापक दिखाई देते हैं। फिर वो रसों पर चले गए कि जिसमें ये गुण दिखाई दे रहे, तो ये रस है इसका। वायवीय आग्नेय है तो ये कटु रस है, वायवीय आकाशी है तो ये नाम इन्होंने दिए है ग्रंथकारों ने कि ये मधुर रस है, ये तिक्त रस है, ये कषाय रस है, ये कट्टू रस है। नाम हमने दिए ना, या जिन्होंने पहले काम किया वो ग्रंथकारों ने तो नाम दिए है। ये क्या ब्रह्मा से आया नहीं है? ब्रह्मा ने थोड़ी बताया, ब्रह्मा ने केवल हेतु लिंग औषध बताया है, वो भी स्मरण किया है। काम प्रत्यक्ष इन ऋषि मुनियों ने किया है। इसके ऊपर का मेरा व्याख्यान यूट्यूब पर है, आयुर्वेदावतरण का, आप कभी बाद में सुन लीजिए। तो यथा द्रव्यम ये वो हुआ। अब इसी पद्धति से, इसी के साथ, मतलब ये कहते हैं कि वनस्पतियों के गुण धर्म कैसे पता चले, तो एक ही बात बता दे कि वनस्पतियां इनसे बात करती थी। हमारे ऋषि मुनि इतने ग्रेट थे कि वनस्पतियां इनसे बात करती थी और वो खुद बताती थी कि मेरे ये गुण है। मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा, किसी एक सिद्ध व्यक्ति के पास होता होगा, मतलब मैंने ऐसे एक व्यक्ति देखी है, आज भी है, लेकिन सब जगह ऐसा कैसे होगा? कुछ रिसर्च हुआ, ये तो इट्स रिसर्च कि गुडुचि ज्वरग्न है। तो ज्वरग्न क्यों है? क्योंकि वो तिक्त रस की है। तिक्त रस की क्यों है? क्योंकि उसमें वायवीय और आकाशीय महाभूतों के गुण और कर्म उसके सेवन से दिखाई देने लगे। लेकिन उनको यह भी पता चला कि ये द्रव्य अगर ज्यादा देर तक सेवन किया जाए तो शरीर में ऊष्मा, उष्णत्व, पित्त वृद्धि होती है। तो वीर्य क्या है उसका? उष्ण वीर्य है। उसके लक्षण दिखाई दिए, वीर्य वृद्धि, उष्ण वीर्य के लक्षण दिखाई दिए। तो वो शीत वीर्य का नहीं है, तो वो ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। हमने कोविड में ऑब्जर्व किया, लोगों ने इतनी गुड़ुची सेवन करनी शुरू कर दी कि उनको अर्श होना, पाइल्स तक संप्राप्त चली गई। गुड़ुची ये उष्ण वीर्य की है, नित्य सेवनीय नहीं है गुड़ुची। वही उसी जगह मुस्ता, वो भी तिक्त रस का है, लेकिन वो शीत वीर्य का है, क्योंकि उसमें सेवन करने से, और जहां पे वो उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है, इसलिए इसके सेवन से शरीर में दाह, पाक, प्रभा आदि लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन पाचन हुआ। किरात तिक्त शीतवीर्य का है, पाचन करता है। दोनों द्रव्य नित्य सेवनीय नहीं है, फिर भी एक स्पेसिफिक अवस्था में वो दे सकते हैं। ये प्रयोग करते करते आए हैं, ये ध्यान लगा के बैठे और उनको सपने में या ध्यान में किसी ने बताया है, ऐसा नहीं हुआ है द्रव्य गुण। ये हर एक द्रव्यों का परीक्षण इन्होंने इस प्रकार से वनस्प, और इसी के ये करने के बाद ही वो क्लेम करते हैं कि नानौषधि भूतम जगत एक किंचित द्रव्य उपलब्ध है। इस दुनिया में ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है कि जो औषधि नहीं है। इसी अध्याय में है ना, सूत्र है वो, या 25 में है। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं, मतलब इन्होंने हर द्रव्यों के, शरीर, सृष्टि में जितने भी वनस्पतियां मिल रही है, सृष्टि में जितने पौधे मिल रहे हैं, सृष्टि में जितने जंगम द्रव्य है, सबका अध्ययन किया इस प्रकार से, और फिर निर्णय लिया कि इस दुनिया में ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है कि जो औषधि नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब सारे औषधियां हैं। आप जैसा उपयोग कर सकते हो उस प्रकार से आपके ऊपर है, हाउ टू यूज इट। अब इसी प्रोसेस के साथ एक प्रोसेस उन्होंने और शुरू की थी, वो थी सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में। ये पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से कॉलेज में अगर पढ़ेंगे तो शास्त्र के ऊपर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि यह ऐसा ही सपने में आया हुआ शास्त्र नहीं है।
पहले अध्याय में ही उन्होंने कुछ ये गुणधर्म बताए, और ये कैसे जानना चाहिए इसके बारे में उन्होंने कुछ नियम बताए कि औषधि ही नाम रूपाभ्याम जानते ही अजपावने अविपाश्च एव गोपाश्च ये च अन्य वनवासिना। तो आपको उस वनस्पति का नाम जो है, देखो, अजपा मतलब अजा पालन करने वाले, अविपा मतलब अवि का पालन, मेंढी मेंढी का पालन करने वाले, और गोपा मतलब गाय का पालन करने वाले, और वनवासी जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, इनसे केवल नाम और रूप जानना है, गुणधर्म नहीं। श्लोक ठीक से समझिए। जो जंगल में रहते हैं, जो गाय पालन कर, उनको नित्य पता है ये वनस्पति का नाम ये है, इनसे केवल नाम और रूप जानना है। आगे कहते हैं न नाम मात्र ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञाने न वा पुनः। केवल नाम ज्ञान से, और वो वनस्पति कैसे दिखती है, उसके पत्ते कौन से रंग के हैं, किस प्रकार से हैं, उसका वृक्ष है या लता है या विरुद्ध है या क्या है, केवल इस ज्ञान से आपको वनस्पति का द्रव्य गुण का अध्ययन नहीं होगा। आप ये इट इज नॉट द्रव्य गुण, केवल रूप जानना और नाम जानना। तो क्या है, औषधि नाम पराम प्राप्ति कश्चित, इसकी प्राप्ति वो पूरा विषय ही नहीं है वो। तो वो क्या कहते हैं, योग वित्वम अरूपज्ञ तासाम तत्ववित उच्चते। जो केवल योग को जानता है, लेकिन रूप को जानता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, योग वित्तु अरूपज्ञ, जिसको रूप पता नहीं है लेकिन केवल जानता है योग को, वो तत्ववित है। और जो केवल औषधियों को जानता है, उसको तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसा कह रहे न न कश्चित वेदी तो मर, उसने कुछ जाना ही नहीं है, केवल रूप ज्ञान नाम ज्ञान किया। तो फिर क्या करना है, किम पुनर्यो विजानीयो औषधि सर्वथा भिषक, मतलब आपको नाम रूप भी करना है, और उसका द्रव्य, उसके गुण कर्म का अध्ययन करके उसका योग मतलब उपयोग कैसे करना है ये भी जानना है। ऐसे दोनों को जो जानता है उसी को भिषक ऐसा कहा जाता है, सर्वथा भिषक। योगम आसाम तो यो विद्या देश, और आगे जाकर इसका योजना कैसे कर, योग का अर्थ कल्प नहीं है, कल्प जानना ऐसा नहीं है, इसकी योजना कैसे करनी है, शतावरी कहाँ देनी है, शुंठी कहाँ देनी है, हरितकी कहाँ देनी है, कहाँ शुंठी हरितकी देनी है, कहाँ शुंठी हरितकी शतावरी देनी है, ये योजना कैसे करनी है, ये देश काल प्रकृति अग्नि दोष देह इसके अनुसार देखना, और वो भी पुरुषम पुरुषम वीक्ष, ऐसा जो करता है वो भिषक उत्तम, वो उत्तम भिषक है। तो ये इस प्रकार से शास्त्र निर्माण हुआ है। आज हम इस स्टेज पे हैं कि हमें जो द्रव्य है उनके रस वीर्य विपाक गुण कर्म पता है, पता है, तो वो कंठस्थ करो और व्यवहार में करो। लेकिन इसके पीछे ये लॉजिक है, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि इन ये कैसे निर्णय किया कि शतावरी ये काम करेगी, गुरुची ये इस पद्धति से किया है। उन्होंने पहले जंगल में रहने वाले जो वनस्पतियों को जानते हैं उसे नाम रूप लिया, और फिर उसके गुणधर्मों का निश्चितीकरण उसके महाभूतों के अनुसार किया। इसी को कहते हैं द्रव्य गुण विज्ञान। अब एक स्टेज आगे की भी है, वो स्पष्ट बताई है धन्वंतरी निघंटु में। धन्वंतरी निघंटु के प्रथम अध्याय में बताया है कि हमने नाम रूप का ज्ञान किया, हमने उसकी रसवीर्य विपाक निश्चितीकरण की महाभूतों के अनुसार, मतलब प्रयोग करके रोगों पर देके। अब यहां पे खत्म हो गया क्या? नहीं, अब ये द्रव्य कौन सी अवस्था में देना है, सामावस्था में देना है या निरामावस्था में देना है, नव या जीर्ण में देना है, निज या आगंतु में देना है, कोष्ठगत या धातुगत गया है उसमें देना है, ये वनस्पति व्यवाही है या विकासी है, सूक्ष्म गुण की है तो धातुगत अवस्था में दे सकते हैं। लेकिन ये केवल महा अवस्था पाक किस स्तर पे काम करती है तो उनको कोष्ठगत व्याधि में देना है। जैसे शुंठी उत्तम पाचन करती है, मतलब क्या करती है, पाचन करती है, मतलब क्या करती है, तो शुंठी में जो महाभूतों का संगठन है, वो जब शुंठी हम सेवन करेंगे तो शुंठी के सेवन से शुंठी का भी अवस्थापक होगा शरीर में। शुंठी पांचभौतिक है, अग्नेय प्रधान पांचभौतिक है, तो शरीर में जाने के बाद
उसके पंचमहाभूतों का विघटन होने पर तेज महाभूतों का अतिरिक्त मात्रा में निर्मित होगी। वो वहां पे पड़े हुए अपाचित, आहार्य या व्याधि करने वाले हेतु के जो पंचमहाभूतिक आम जिसको हम कहते हैं, ऐसे जो अपक्व घटक है, परमाणु पड़े हैं, उनको अटैच होकर उनको पंचमहाभूतों में विघटन कर देगा। थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, फिर से बताता हूं। मेरे शरीर में आम है, इसका अर्थ क्या है? मैंने जो पंचभौतिक आहार लिया है उसका पंचभौतिक विघटन होना चाहिए। वो मेरे शरीर में तेज महाभूत के परमाणु पर्याप्त मात्रा में न होने से, शरीर में जलीय भाग बढ़ने से, आप्य भाग बढ़ने से क्लेद निर्माण हुआ है। इससे अग्नेय वायवीय जो शोषण करने वाले घटक है वो मैं सेवन ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं जो भी खाऊंगा वो कच्चा रहेगा। कच्चा रहेगा मतलब उसके पूरे के पूरे पंचमहाभूतों के विघटन नहीं होंगे। अपक्व रहेंगे मतलब क्या है? पांच महाभूतों के विघटन होने चाहिए। किसी भी आहार्य के आहार का जो परमाणु है वो पंचभौतिक है, उसके पंचमहाभूत अलग अलग होने चाहिए। वो नहीं हो रहे हैं तो वो अपक्व है, ऐसा कहते हैं। अब मैं जब शुंठी लेता हूं तो शुंठी में ऐसा महाभूतिक संगठन है जिसका सेवन करने के बाद जिसका विघटन होगा तो वो शरीर में जो अपाचित भाग पड़े हैं उसके परमाणुओं से इसके तेज महाभूत के परमाणु एक एक को अटैच हो जाएंगे, और वो जो अपाचित बैठा है उसके पंच महाभूतों को अलग अलग करके शरीर में प्रक्षेपित कर देगा। उसको कहते हैं शुंठी ने पाचन कर दिया। ये मैं अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे बता रहा हूं। इतने विस्तार से या इतने गंभीरता से कहीं पर भी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता नहीं है। और यही नियम हर एक द्रव्यों का है। मुझे शरीर में ब्रूहण करना है, मतलब क्या करना है? चलो हम उसका विचार करते हैं अभी। मुझे लंघन देना है, मुझे ब्रूहण करना है, मतलब क्या करना है? तो ये 22 नंबर का जो अध्याय है उसमें बताया है। चरक संहिता का सूत्र स्थान का 22 नंबर का अध्याय, लंघन ब्रूहणी अध्याय। इसमें देखो, यत किंचित लाघव करम देहे, सामने सूत्र है आपके, यत किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम। लंघन की व्याख्या क्या है? सेवन करने के बाद जो भी आहार या जो भी विहार है उसका सेवन करने से शरीर में लघुत्व उत्पन्न होता है तो उसको लंघन कहते हैं। बृहत्वम यत शरीरस्य, जब शरीर को बड़ा करता है उसको ब्रूहण कहते हैं। रौक्षम खरत्वम वैशद्यम यत कुर्यात, जो सेवन करने से शरीर में रुक्षता, खरत्व, वैशदत्व निर्माण करता है तो उसको रुक्षण कहते हैं। आप अगर समुद्र के तट पे जाकर बैठोगे तो क्या होगा? उसके वहां की जो एयर है इससे शरीर में रौक्षत्व निर्माण होगा, खरत्व निर्माण होगा, तो हम कहते हैं कि वो वायु रुक्ष करने वाला है, रुक्षण है। इसलिए मारुत सेवन ये लंघन में बताया है, रुक्षण करने वाला। या जो भी द्रव्य हम सेवन कर रहे, समझो हमने यव जैसा द्रव्य है या चणक जैसा द्रव्य है, वो सेवन करने से शरीर में रुक्षत्व, शरीर में खरत्व, शरीर में विषदत्व उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ वो रुक्षण कर रहा है। ये उल्टा विचार करना है। रुक्षण ये नाम उस कर्मों को हमने दिया है। आगे स्नेहनम, स्नेह, जो भी स्नेहन करेगा, जो भी विच्छेदन करेगा मतलब स्राव छोड़ेगा शरीर में, जो भी मृदु शरीर के अवयवों को मृदु करेगा, शरीर में क्लेद निर्माण करेगा, मतलब एक प्रकार का ओलसरता जिसको कहते हैं, मतलब जलीयत्व निर्माण करेगा, उसको उस कर्म को स्नेहन कर्म नाम दिया। स्तंभ गौरव शीतघ्न, ये स्तंभ गौरव और शीत को द्रव्य सेवन करने से शरीर के अंदर अगर कहीं पर भी स्तंभ है, कहीं पर भी गौरव है, कहीं पर भी शीतत्व है, वो नष्ट करेगा और स्वेद प्रवर्तन होगा तो उसको स्वेदन नाम दिया। जो स्तंभन करेगा, जो गतिमंत, जो भी शरीर के घूमने वाले भाव है या बाहर निकलने वाले भाव है, उनको अगर वो स्तंभ कर रहा है तो उस कर्म को हमने स्तंभन नाम दिया। अब आगे का महत्व का यहां से ध्यान से सुनिए। पहले श्लोक पढ़ते हैं। लघु उष्ण तीक्ष्ण विशदम रूक्षम सूक्ष्मम खरम सरम कठिनम चैव यद्द्रव्यम प्रायः तद लंघनम स्मृतम। मतलब जो अब श्लोक का अर्थ पहले बताता हूं कि जो द्रव्य लघु उष्ण तीक्ष्ण विशद सूक्ष्म रूक्ष खर सर कठिन
और ऐसे अन्य द्रव्यों गुणों से है, उसको प्रायः लंघन द्रव्य कहा जाता है। अब ये बताया। अब इस वाक्य को तंत्रोक्ति लगाएंगे अर्थापत्ति। कैसी? तो शरीर में कोई एक द्रव्य सेवन करने से अगर शरीर में लंघन होता है, मतलब क्या होता है? शरीर में लघुता, उष्णत्व, विषदत्व, रुक्षत्व, खरत्व, सूक्ष्मत्व, सरत्व, कठिन, इसमें से कुछ उत्पन्न हो रहा है, एक तो सभी या इसमें से कोई एक दो तीन कोई उत्पन्न हो रहे हैं, ये लक्षण इन गुणों के उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका अर्थ लंघन हुआ है। शरीर हम लंघन करते चिकित्सा से, मतलब क्या करते हैं? ये गुण उत्पन्न करते हैं शरीर में। लंघन मतलब हल्का नहीं कर देते हम शरीर को। वो हल्का क्यों होता है? क्योंकि ये गुण उत्पन्न होते हैं। जब शरीर के स्रोतस लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विशद, सूक्ष्म स्रोतस इन गुण का होगा, तो शरीर इन गुण का होगा, तो उसको शरीर लंघन हुआ है ऐसा कहते हैं। उल्टा विचार करिए। अब जो द्रव्य ये करेगा उसको हम लंघन द्रव्य कहेंगे। उसके महाभूत हमने तय किए, उसके रस हमने तय किए, अब उसका लंघन कर्म पता चला। अब उसमें आगे हम आगे के अलग अलग अवस्था में उसको उपयोग करेंगे। फिर लंघन कहाँ कहाँ करना है? जहां आम पचन की जरूरत है, जहां शरीर में संतर्पण हो रहा है, जहां शरीर में गुरुत्व बढ़ रहा है, जहां शरीर में पाचन करने की आवश्यकता है, जहां शरीर में क्लेद बढ़ा है, जहां शरीर में आभिषंद्य बढ़ा है, वहां लंघन करना है। क्योंकि विपरीत कर्म करना पड़ता है, ये बेसिक सिद्धांत है। तो फिर ये द्रव्यों की योजना वहां पे करनी है। ऐसी अवस्थानुरूप अध्ययन उन्होंने शुरू किया। आगे थोड़ा सा शायद कठिन होगा, पर अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं। गुरु शीत मृदु स्निग्ध बहलम स्थूल पिच्छिलम प्रायो मंदम स्थिरम लक्षणम द्रव्यम ब्रूहण मुच्यते। ये गुण ब्रूहण के है। इसका अर्थ क्या है? शरीर में हम ब्रूहण कर्म करते हैं, मतलब क्या करते? कि शरीर में ये ये गुण उत्पन्न करते हैं। गुरुत्व करेंगे, सक्षणत्व करेंगे, शरीर इस गुण से उत्पन्न हो जाएगा, तो ब्रूहण, शरीर में ब्रूहण उत्पन्न हो गया। अब ये करने वाले जो द्रव्य है उनको हमने ब्रूहण नाम दिया। तो प्रायः प्रायः आप्य पार्थिव, ये इनमें ये गुण होने से ये प्रायः ब्रूहण करेंगे। इस पद्धति से ग्रंथकार गए हैं हमारे। और अभी बाकी का भी ऐसे समझो, समय कम है इसलिए सभी यहां बता नहीं रहा हूं। और अभी एक सबसे दुर्लक्षित अध्याय हमारा, जो हम अध्याय बिल्कुल पढ़ते नहीं है, बीएमएस में तो बिल्कुल पढ़ते नहीं, एमडी में तो बिल्कुल दुर्लक्ष करते हैं, परीक्षा में भी नहीं आता है, ऐसा आहार वर्गों का अध्ययन अध्याय है। इसमें ये बताते हैं कि औषधों का तो हमने बताया, अब आहार्य वर्गों के गुण उनको पता कैसे चले कि दुग्ध वर्ग है, दुग्ध वर्ग में ये है, दुग्ध वर्ग में दधि के ये गुण है, तक्र के ये गुण है, फिर खर का दुग्ध के ये गुण है, हाथी के दुग्ध के ये गुण है, ये इनको कैसे पता चले? इसका उत्तर इन्होंने इसी अध्याय में दिया, पहले ही श्लोक में। या शाली वर्ग के ये गुण है, शिंबी वर्ग के ये गुण है, विविध प्रकार के मांसों के गुण है, इक्षु के गुण है, ये कैसे तय किया है इन्होंने? इसका नियम इन्होंने इसी अध्याय में दिया है। वो है, आपके सामने श्लोक है, इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्शम विधि विहितम अन्नपानम प्राणिना, मतलब विधि पूर्वक सेवन किया हुआ अन्न प्राण उत्पन्न करता है, मतलब शरीर को कंटिन्यूटी में रखता है, शरीर को संतर्पित, ब्रूहित, तृप्त करते रहता है। ये कैसे हमें पता चला, या इन सारे वर्गों का हमें गुणधर्म कैसे पता चले? तो उसका उत्तर आगे दिया है, प्रत्यक्ष फल दर्शना। दर्शन बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष फल दर्शन, देखे हमने, करके देखे। 1000 लोगों को तंडुल का सेवन करवाया और फिर उनके शरीर में परिवर्तन देखा, और फिर नोट करके रखा कि तंडुल के ये गुण है। फिर ये गुण क्यों है? क्योंकि उसमें ये महाभूत, ये गुण इस महाभूत के हैं। तो ये महाभूत ही क्यों है? क्योंकि तंडुल जल में निर्माण होता है, जल में ज्यादा कल उसको पानी बहुत लगता है, तो उसमें प्राय पार्थिव आप्य होगा, इसलिए उसका रस मधुर है। फिर मधुर रस के ये कर्म है, ये उसमें दिखते हैं, तो तंडुल के ये गुणधर्म है। इस पद्धति से ये सारे गए। अब आप सोचिए, क्या ये एक दिन में हुआ होगा? एक साल में ये सारा निर्माण हुआ होगा? नहीं, ये पीढ़ियों ने काम किया है, पीढ़ियों ने। और ये अभी भाव प्रकाश तक होता आ रहा है। जैसे चोप चीनी जैसा द्रव्य जो मूल ग्रंथ में नहीं है, जो बाहर से आई है चोप चीनी, उसके गुणधर्म,
भाव प्रकाश ने बताए, तंबाकू के गुणधर्म शालिग्राम निघंटू ने बताए क्योंकि वो बाहर से आई है, चाय के गुणधर्म शालिग्राम निघंटू ने बताए। कैसे बताए उन्होंने? इस पद्धति से गए हैं। इसलिए द्रव्य गुण का अध्ययन करना मतलब वनस्पति के गुणधर्म कंठस्थ करना इतना पर्याप्त नहीं है। ये इन लेवल तक कैसे, निश्चय पे कैसे आए, और आज जो द्रव्य हम सेवन करते हैं उसके गुण निश्चिति कैसे करनी है, उसके भी मार्ग यही है। तो ये संहिता का योगदान है। केवल निघंटु मतलब द्रव्य गुण नहीं है। द्रव्य गुण का असल जो इसेंस है वो संहिता में ही है। प्रत्यक्ष फल दर्शना देखे हैं इन्होंने, प्रत्यक्ष देख के, अनुमान से भी नहीं, प्रत्यक्ष फल दर्शनाथ है। खुद देखे हैं, करके देखे हैं, रुग्णों को देखे देखे हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन करके रहे, उनको लिखते रहे क्या क्या बदल आ रहे, फिर उसको एकत्रीकरण करके इस संहिता में लिखे हैं। ये ऐसे ही ध्यान में नहीं आया है। अब वैसे ही अंतिम आज का व्याख्यान का जो मेरा उद्देश्य है कि अलग अलग प्रकार के उन्होंने, मतलब आज अगर, मतलब मैं अगर कभी संहिता लिखूंगा, मेरी पात्रता नहीं है संहिता लिखने की, फिर भी चलो कि मैं संहिता लिखने के लिए बैठा, तो मैं आज क्या करूंगा पता है? मैं भेषज नाम का एक अलग स्थान लिखूंगा जिसमें केवल आहारीय द्रव्य, औषधीय द्रव्यों का विवेचन होगा। तो संहिता में जो जो है, देखो चरक संहिता का पहला चतुष्क ही भेषज चतुष्क है। क्यों? ना सिद्धांत पता है, ना, सब आगे लिखे हैं, सारे दोष धातु मलों का विचार, सब शारीर या जो भी बेसिक घटक है वो आगे दिए हैं, लेकिन चार पहले अध्याय में सारी एकदम चिकित्सा शुरू कर दी उन्होंने। द्रव्यों का ज्ञान शुरू, महाकषाय बताए, यवागु बताए, लेप बताए। क्यों? याद कीजिए जब हम फर्स्ट ईयर में थे, हमने एडमिशन ली, सब जगह पे आनंद ही था, सब आनंद था कि मेरा बच्चा डॉक्टर होने वाला है। और कई रिलेटिव पूछते हैं, फर्स्ट ईयर में जैसे जाते हैं, फर्स्ट ईयर 6-7 महीने जाते हैं, तो मुझे पूछा था मेरे एक मैडम के, मतलब संस्कृत की मेरी मैडम थी, मैं उनको मिलने के लिए गया कि मैडम मुझे एडमिशन मिली, 6 महीने हो गए, ये मैं आपको मतलब मिठाई देने के लिए आए हूँ। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने पूछा कि देखो जरा, मुझे थोड़ी प्रतिष्ठा जैसा हो रहा है, मतलब ना, सर्दी बहुत हो रही है, क्या करूं? अब मुझे कुछ पता ही नहीं था 6 महीने में पहले। मैं तो वो पंचमा भूत और आत्मा और मन यही पढ़ रहा था, और ये अयुंड्रू लोग है ना, शिव सूत्र वगैरह वो पढ़ रहा था। मुझे द्रव्यों का ज्ञान ही नहीं था, तो मैं कुछ बता नहीं पाया। तो वो बोले तू क्या खाक मेडिकल में पढ़ रहा है, तू क्या पढ़ाई कर रहा है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मुझे इतना टेंशन आया। तो फिर मेरे पिताजी भी वैद्य थे, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो अभी वो विषय, छोड़ दो, अब अध्ययन करो। ये ऐसा प्रसंग किसी विद्यार्थी पे ना आए, इसलिए उन्होंने आहार से ही, यवागु मतलब क्या, दाल जो खाते हैं वो यवागु है, दाल सूप वगैरह जो करते हैं वो एक प्रकार की यवागु है। तो जो उस समय के, उस विद्यार्थी के, उस गुरुकुल के इर्द गिर्द मिलने वाले जो आहारीय पदार्थ थे, उसमें से उन्होंने यवागु बना के उनको सिखाए कि ये यवागु इस व्याधि में देनी है, ये यवागु उस व्याधि में देनी है, कि उस बच्चों को एटलीस्ट कुछ बता सके। व्याधि हो रहा है तो शूल प्रशमन करना है, चलो ये यवागु ले लो, शूल प्रशमन ही यवागु। उसको पता नहीं है उसका रसवीर व्यापक क्या है, द्रव्य क्या है, उसके क्या कहते हैं उसको, महाभूतों का संगठ, कुछ पता नहीं। लेकिन उसको इतना पता है कि ये पेन किलर है, शूल प्रशमन है। अतिसार प्रशमनी यवागु बताया है। जुलाब हो रहे हैं, द्रवमल हो रहा है, कुछ पता नहीं है व्याधि कैसे होता है, संप्राप्ति क्या है, कुछ नहीं, द्रव्य नहीं पता, पर दे दो, पेशेंट ठीक करो। क्योंकि गुरुकुल का अर्थ पेशेंट के साथ पढ़ा देते हैं। आज के जैसा नहीं था कि सेकंड ईयर में कभी कभी देते ले जाते हैं। आजकल के आधे आयुर्वेदिक कॉलेज को तो हॉस्पिटल भी नहीं है, पेशेंट तो नहीं, फेक पेशेंट होते हैं। आपको सब पता है, मैं कुछ बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं। आजकल की एजुकेशन सिस्टम क्या है, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय प्रत्यक्ष रुग्णों के साथ लेकर पढ़ा देते। उसी प्रकार से कुछ लेप और कर्म बताए कि आपको बताना, कोई स्किन डिसीज का पेशेंट आया, कोई चोट आ गई, कोई शूल हो रहा है वगैरह, बस ये लेप लगाओ, ये बताए। कुछ बेसिक जंगम औद्भिद पार्थिव द्रव्यों का परिचय करवा दिया उन्होंने प्रथम अध्याय में ही। इनका अध्ययन, नाम और रूप अध्ययन कैसे करना है वो भी बताया।
और फिर चौथे अध्याय में महाकषाय बताए। और ये क्यों बताए कि इसको एटलीस्ट 50 कर्म के द्रव्य पता होने चाहिए, कम से कम 10-10 तो पता होने चाहिए। इसका अर्थ स्तन्य जनन गण में शतावरी का उल्लेख नहीं है, चरक ने किया है। इसका अर्थ चरक को शतावरी का स्तन्य जनन कर्म पता नहीं था, ऐसा निष्कर्ष करना अत्यंत गलत होगा, क्योंकि जहां पे स्तन्य जनन कर्म आगे चिकित्सा में बताया वहां शतावरी का उपयोग किया है उन्होंने। तो मेन 10 प्रकार के 10 अलग अलग द्रव्य उन्होंने दिए कि ब्रूहणीय 10 द्रव्य, लेखनीय 10 द्रव्य, कंठ 10 द्रव्य। किसी का गला बैठा है तो ये 10 द्रव्य पता हो गए, उसमें से जो अवेलेबल है दे दो, चलो कंठ गला ठीक कर लो। उसका संप्रप्ति विवेचन और उसका अध्ययन विध्ययन बाद में कर लो, पहले पेशेंट ठीक। पेशेंट देखो, कॉन्फिडेंस आ जाता है पेशेंट को, विद्यार्थी को, कि चलो मैं डॉक्टर बनने वाला हूं। हमारे आजकल के एजुकेशन में 4th ईयर 3rd ईयर तक होता है, इंटर्नशिप में आता है बच्चा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं पेशेंट ठीक कर सकता हूं, नहीं होता है। इसलिए पहला चतुष्क बेशक चतुष्क पढ़ा है कि उसको पहले द्रव्यों का परिद्रव्य पता होने चाहिए, बाकी बाद में पढ़ाते हैं धीरे धीरे। और वो दर्शन वगैरह पढ़ के आते थे, वेदांगों का अध्ययन करके आते थे, फिर चरक संहिता पढ़ाने शुरू करते थे। अब बात निकली है महाकषाय की, तो अंतिम मेरा विषय यहाँ 2 मिनट में रखता हूं। महाकषाय 50 ही महाकषाय नहीं है, 50 ग्रंथकारों ने दिए हैं। 51वां 52वां 53वां हम निकल सकते हैं, टीकाकार ने दिया है। अतिसार हर महाकषाय हम लिख सकते हैं। 10 ही द्रव्य होते हैं, ये भी नहीं, 10 द्रव्य दिए, 11वां 12वां 13वां 14वां हम ऐड कर सकते हैं। अनुक्त द्रव्य, अनुक्त महाकषाय, इसका एडिशन हम दे सकते हैं। चक्रपाणी कह रहे हैं, मैं आपको संदर्भ बताता हूं, और फिर अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हो, फिर यहां रुकेंगे हम। ये, हाँ, षड विरेचन एक एक छोटा सा विषय वो भी बताना चाहूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं सोच रहा था कि बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मैं उल्लेख तो जरूर करूंगा। ये 50 महाकषाय होने के बाद, आजकल हमें 50 भी कंटस्ट नहीं करते हम, तो बाकी का तो छोड़ ही दो। अब देखो ये क्या कह रहे हैं। बुद्धिमंतो ही जीवकादयो स्निग्ध, जीव का ये गण है, जीवनीय गण में जीवक जीव आदि वगैरह गण है। तो ये उस गण में क्यों है? क्योंकि वो स्निग्ध शीत मधुर वृक्ष इस गुणों से है, इसलिए वो जीवन कर्म करते हैं, ऐसा भूयोदर्श ऐसा दिखाई देता है। इसलिए अवधारी इसका निश्चय करके तद गुण युक्त, ऐसे ही गुण हुए अन्यत्र दूसरे भी द्रव्य है, द्राक्षा पयो विदारी आदि, वो भी जीवन में आप ले सकते हो। इसलिए जीवकादि नाम एक जीवन कार्य कर दो महा, इसलिए उनका महाकषाय बनाया। उसी प्रकार से पाठा समंगा प्रभृति नाम अपि अतिसार हर, अतिसार हरण, ऐसे अतिसार द्रव्य है तो उनका अतिसार महाकषाय आप बता सकते हो। ऐसे कई अनुक्त महाकषाय बना सकते हो, और एक महाकषाय जो उक्त है उसमें 10 द्रव्य है, तो और 100 द्रव्य भी उसमें डाल सकते हो, यह आपके ऊपर दिया है। अब एक प्रश्न जो मतलब मैंने वैद्य राहुल जी से पूछा था कि क्या विषय चाहिए आपको, तो उन्होंने बताया था कि एक समझो कोई एक द्रव्य है, ये इसी व्याधि में क्यों दिया है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा संक्षेप में बोलता हूं, क्योंकि थोड़ा सा विस्तार हो चुका है मेरा महाभूतों का। उत्तर ऐसा है कि हर चीज की उत्पत्ति सृष्टि में ये प्रकृति पुरुष सिद्धांत से होती है। मतलब इस सृष्टि भी प्रकृति पुरुष से उत्पन्न हुई है, मेरा शरीर भी प्रकृति पुरुष सिद्धांत से उत्पन्न हुआ या उसके संयोग से हुआ है, और सारी वनस्पतियां भी प्रकृति पुरुष के संयोग से हुई है। अब मेरा जब शरीर उत्पन्न हुआ, वो कैसे उत्पन्न हुआ? तो मेरे जो भी व्यक्ति है उसके माता के शोणित और पिता के शुक्र, इनके एकत्रीकरण से त्रिगुणात्मक प्रकृति निर्माण हुई, उसको शुक्र शोणित जन्य प्रकृति कहते हैं, देह प्रकृति। लेकिन जब तक गर्भधारणा नहीं होती तब तक उसमें आत्मा प्रवेश नहीं करता, जीवात्मा नहीं आता है, तो वो पुरुष है। पहला देह छोड़ के वो अब नए देह में आया है, और वो पिता के शुक्र से आता है, ऐसे बाहर से पेट में प्रवेश नहीं करता, वो पिता के शुक्र में होता है और वहां से गर्भ में प्रवेश करता है आत्मा, जीवात्मा। संदर्भ चरक संहिता के शारीरिक स्थान के 4थे अध्याय में। फिर शुक्र शोणित संयोग, उनकी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसमें जो महाभूतों का
या दोषों का या गुणों का तरतमत्व होगा, सत्वर्जतमों का, उससे मेरे शरीर में, समझो मेरा शरीर उत्पन्न हुआ, मेरी मैं गर्भ स्वरूप उत्पन्न हुआ, तो उसमें मेरी प्रकृति निर्माण हुई, मतलब स्वभाव उत्पन्न हुआ, सत्वर्जतमों का एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, और फिर वो मेरी जन्मजात प्रकृति हुई, और मेरा पूरा शरीर इस गुणों से, फिर उसी गुण से महाभूतों से उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार से गुरुची भी उत्पन्न हुई है। गुरुची भी उत्पन्न होता ना, होते समय उसमें उस एक तत्व, चैतन्य तत्व आता है जो अव्यक्त है, और पुरुष प्रकृति भी उसकी त्रिगुणात्मक बहुत कुछ होती है, और कुछ उसका महाभूतों का संगठन भी होता है। अब समझो मुझे ज्वर उत्पन्न हो गया, हेतु जो मैंने सेवन किए, तो वो हेतु भी पांचभौतिक है। तो पांचभौतिक, विकृत पांचभौतिक हेतुओं से मेरे शरीर में ज्वर स्वरूपी विकृत उत्पन्न हुई, तो मेरे शरीर में एक स्पेसिफिक महाभूतों का एक संगठन, एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, जिसको हम ज्वर कहते हैं। कि उष्मा, तेज महाभूत बढ़ गया, द्रव गुण कम हो गया, या अपाचित भाग हो गया, ऐसा एक एक महाभूतों का, पार्थिव आप्य आदि का महाभूतों का संगठन उत्पन्न हो गया। अब गुडुची, मुस्ता आदि जो द्रव्य है, इनका महाभौतिक संगठन ऐसा होता है, जो मेरे शरीर में जो पंचमहाभूतों का विकृत स्वरूप उत्पन्न हुआ है, इसको ये फिट बैठती है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है, और ये इसको डिसॉल्व कर देती है। जो विकृत महाभूतों का संगठन मेरे शरीर में हुआ था और ज्वर उत्पन्न हुआ था, तो गुडुची के सेवन से, मुस्ता के सेवन से, किरातिक्त के सेवन से मेरे शरीर में जो, जहां पे जो कम ज्यादा हुए थे वो भर गए, और मेरे शरीर में महाभूतों की साम्य स्थिति निर्माण हो गई। इसलिए यही द्रव्य इस व्याधि में दिए जाते हैं। अब ये सिंगल द्रव्यों का विचार हो गया। अब कॉम्बिनेशन द्रव्यों का, जो कल्प हमने निर्माण किए, उसका विचार कैसे करना करना ये कॉम्बिनेशन कैसे किए, आप अध्ययन करो, किया भी होगा शायद किसी ने। केवल मधुर रस का एक भी कल्प नहीं है, नहीं। आप कोई भी बड़े बड़े कल्प निकालो, उसमें आपको त्रिफला, त्रिकटु, पंचकोल मिलते ही मिलते हैं। तो कल्प निर्माण कैसे हुए, चाहे वो वनस्पतियों के हो या रसशास्त्रीय द्रव्यों के हो। समझो एक अवस्था है अतिसार, तो हमने अध्ययन किया पहले, मतलब ग्रंथकारों ने, तो पता चला कि ये स्तंभन करने, ये इसके ये महाभूत है, ये महाभूत से ये स्तंभ करती है, तो चलो अतिसार में द्रवगुण बाहर जा रहा है तो स्तंभ करना है, तो पाठा, समंगा आदि द्रव्य ले लिए। फिर अग्नि जो क्षीण हुआ है अतिसार में, उसको अच्छा करने के लिए कोई एक दीपन पाचन द्रव्य चाहिए, तो त्रिफला, त्रिकटु डाल दिए उसमें, या पंचकोल डाल दिए। फिर अब ये जो द्रव्य डाले हैं, इनका अतियोग ना हो सेवन करने से, इसलिए इनके विपरीत गुण का, या इनका जो एंटीडोट है वो डाल दिए। फिर इनको थोड़ा सा प्रॉपर्टी एनहांस करना है, व्यवायी विकासी, तो व्यवाय विकासी गुण का कोई एक द्रव्य डाल दिया, वत्सनाभ जैसा। फिर जब रसशास्त्रीय द्रव्य उत्पन्न हुए, तो कोई धातु उत्पन्न पैदा उसका नॉलेज हुआ तो वो डाले, और फिर एक कल्प निर्माण हुआ, और फिर उसको एक नाम दिया गया कि जो अतिसार में यूज कर सकते हैं, गंगाधर चूर्ण नाम दिया उसको। आज हम क्या अध्ययन करते हैं, गंगाधर नाम का चूर्ण है, इसके ये द्रव्य है, इसके ये कर्म है, ये ठीक है। हमें उल्टा विचार करना है कि यही द्रव्य क्यों डाले, और ये कल्प निर्माण, ऐसे सारे कल्प निर्माण हुए हैं। पहले एक स्पेसिफिक व्याधि विपरीत द्रव्य, फिर हेतु विपरीत द्रव्य डाले, फिर दीपन पाचन करने के लिए, क्योंकि अग्नि तो विकृति होती ही होती है, आम तो होता ही होता है, तो दीपन पाचन करने के लिए डाले। फिर इन सारे द्रव्यों के एंटीडोट्स डाले, इनको प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए, व्यवहार को शरीर के सूक्ष्म लेवल तक लेके जाने वाले द्रव्य डाले। और फिर अगर कुछ उसको अच्छा वर्ण चाहिए, अच्छा गंध चाहिए, तो कुछ द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य डाले। ऐसे करके सारे कल्प निर्माण किए हैं। फिर अलग अलग प्रक्रिया, उनको पता चला कि हर चीज में द्रव्य को, चूर्ण कल्पना उपयोग नहीं होती, तो किसी को क्वात करके दिया, किसी को फिर उसको अवलिया। ये रिसर्च हुआ है, ये ढूंढते ढूंढते निर्माण हुआ है, ये किसी ब्रह्मा ने स्मरण करके नहीं आया है ये।
ये सारा इतना डिटेलिंग। फिर कई द्रव्य बांध के रखे तो वो सड़ गए कुछ 2-3 महीने के बाद धूप में, तो उसका गंध बदल गया, अम्लत्व आ गया। अरे पर ये सेवन करने से कुछ और अच्छा मिल रहा है, ज्यादा तीक्ष्ण हो रहा है। फिर संधान कल्पना पता चली, फिर उससे आशावारिष्ट उत्पन्न हो गए, फिर मध्य कल्पना उत्पन्न हो गई। ऐसा ये हुआ है। कभी कभी दुग्ध के साथ दो, कभी कभी दधी के साथ दो, कभी कभी सिद्ध घृत करके दो, कभी सिद्ध तैल करके दो। ये रिसर्च करते करते आए हैं ये, ऐसे ध्यान में नहीं आया है सब कुछ। अब अंतिम एक कल्प का विचार, जो कल्प हमारे पास है उसका विचार कैसे करना है। मैं इसलिए एक सिंपल कल्प आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है सीतोपलादि चूर्ण। चिकित्सा स्थान के 8वां जो अध्याय है, राजक्षम चिकित्सा अध्याय, इसमें ये सीतोपलादि चूर्ण है। आई थिंक 52 वगैरह नंबर है, देखते हैं। थोड़ा हेवी हो गया आज का लेक्चर, पर ये महत्व का विषय, कोई कहीं पे चर्चा ही नहीं करता इसके ऊपर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आपको एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि मुझे भी, मैंने जब पहली बार सुना था, समझा था, तो मुझे भी झटका लगा था कि यार ऐसा कैसे। अब ये सीतोपलादि द्रव्य है, सीतोपला चूर्ण है। सीतोपला तुगाक्षिरी पिप्पलिम बहुलाम त्वचाम अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणितम लेहयेत मधुसर्पिषा चूर्णितम प्राशयद्वा तच्छ्वास कास कफातुरम सुप्त जिह्वा अरोचका अरोचकीनम अल्पाग्निम पार्श्वशूलिनम। अब इन्होंने ये द्रव्य, ये कल्प यहां क्यों आया? तो पहले चिकित्सा स्थान में है, फिर राजक्षमा चिकित्सा, राजक्षमा का अर्थ टीबी नहीं, तो किसी भी वायरस से होने वाले जो भी व्याधि है उसको राजक्षमा में लिया जाता है। और उसमें प्रतिष्ठाय, राजक्षमा का जो एकादश रूप है उसमें से जो प्रतिष्ठा है, इसमें एक कल्प आया है। मतलब जो वायरल रायनाइटिस है उसी में सितोपलादि चूर्ण का उपयोग होता है। निज प्रतिष्ठा में सितोपलादि का इतना उपयोग नहीं होता है, क्योंकि उसका अधिकरण ही वो नहीं है। अब इन्होंने यही द्रव्य के लिए, तो जो वायरल मतलब वायरस के कारण सूक्ष्म जंतु शरीर में प्रवेश करने से अगर पार्श्वशूल, अगर प्रातिशाय आदि उत्पन्न हो रहे, तो उसमें जो धातुक्षय भी होता है इसको भी संपूरित करना है, और उस व्याधि को नष्ट भी करना है, संप्राप्ति भंग भी करनी है, वायरस को भी नष्ट करना है, और धातुक्षय भी भर के लाना है। इसलिए कल्प की जरूरत थी। फिर कौन सा द्रव्य है? सीतोपला सबसे बड़ा, क्योंकि धातुक्षय पूर्ति करनी है। फिर तुगा अक्षरी, फिर ऐसे द्रव्य चयन किए उन्होंने। फिर पाचन करने के लिए पिंपली या त्वचा, ऐसे किए। फिर वो मात्रा छोटे से ज्यादा तक हो गई, वो मात्रा भी तय की। और ये तय करते समय सपने में आया क्या? नहीं, ये प्रयोग करते करते गए होंगे कि अरे इसमें त्वचा समान मात्रा में लिए होंगे पहले, तो पता चला कि अरे इतनी पिंपली ली तो दाह पाक अर्श आदि कर रहे हैं, तो पिंपली की मात्रा कम कर दी। फिर एला भी ज्यादा मात्रा में हो गई, तो इतना, तो ये इनको अरे ये ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो फिर रिजल्ट मिल गए, तो फिर ये दिख गया। अब कल्प के हर कल्प में फलश्रुति होती है। अब ये हमें उन्होंने रेडीमेड दी है कि यहाँ पे सितोपलादि का फलश्रुति है, का श्वास कास कफज व्याधि सुप्त जिह्वा अरोचक अल्पाग्नि पार्श्वशूल, ये हमें रेडीमेड मिला है। लेकिन उनको कैसे पता चला होगा कि इस अवस्था में इस व्याधि में देना है? क्योंकि उन्होंने ऐसे पेशेंट ट्रीट करके देखे होंगे और उनको उपशय मिला होगा, इसलिए लिखे हैं। अब अध्ययन कैसे करना है कल्प का? मेरा वाक्य ध्यान से सुनिए। जिस कल्प की फलश्रुति बहुत बड़ी होती है, अब यहां पे देखो कितने कितने फल, कितने अवस्था है? 1 श्वास, 2 कास, 3 कफज, 4 सुप्त जिह्वा, 5 अरोचक, 6 अल्पाग्नि, 7 पार्श्वशूल, 7 अवस्था का उल्लेख है। तो ये द्रव्य सभी श्वास, सभी कास, सभी कफज विकार, सभी सुप्त, ऐसा नहीं है। ये 1, 2, 3 ऐसी कोई अवस्था होगी जो इन 7 अवस्थाओं में कॉमन होगी। उसी स्पेसिफिक अवस्था में सितोपलादि चूर्ण देना है। इसलिए जिस व्याधि की फलश्रुति बहुत ज्यादा बड़ी, वो कल्प अत्यंत स्पेसिफिक अवस्था में देना पड़ता है।
और जिस कल्प की फलश्रुति 1 2 3 ही है, श्वासघ्न कासघ्न, श्वास कासघ्न अतिसार हरघ्न, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम द्रव्य कल्प होता है। क्योंकि कोई भी श्वास हो, दो ही फलश्रुति, श्वास कासघ्न, तो कोई भी श्वास हो, कोई भी कास हो, आप दे सकते हो। तो श्वास कास लक्षण भी हो, श्वास कास की संप्रप्ति भी हो, महाश्वास भी हो, ऊर्ध्वश्वास कोई भी हो, आप दे सकते हो। कोई भी हिक्का हो, दे सकते हो। लेकिन जितनी फलश्रुति बड़ी, मतलब आपको अभी सितोपराधि की अगर फल अवस्था निकालनी है, तो ऐसी कोई एक अवस्था या दो कोई अवस्था ऐसी होंगी या तीन, जो श्वास में, कास में, कफज विकारों में, सुप्त जिह्वा में, अरोचक में, अल्पाग्नि में और पार्श्वशूल में कॉमन होगी। ऐसी एक दो अवस्था में ही आपको सितोपराधि चूर्ण देना पड़ेगा। ये अत्यंत स्पेसिफिकेशन इसका हो गया। इस प्रकार से उल्टा अध्ययन हमें अभी करना है। हमने किया है ऐसे कई कल्पों का। मैंने कैसा किया, मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरे गुरुजी ने मुझे बता दिया कि देखो, 700 द्रव्यों का तो अध्ययन आपने या आप यूज नहीं करोगे। रसना कहाँ मिलेगी हमें यहाँ पे, उपोदिका कहाँ मिलेगी, सुवर चला कहाँ मिलेगी, दुग्धिका आज नहीं ठीक से मिलती, क्या है क्या पता नहीं हमें क्या है, ये संदिग्ध द्रव्य है या ऐन्द्रीय ब्राह्मी ने, तो इनका क्यों अध्ययन करना है। आप जिस में नासिक में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो नासिक में मुझे कौन से द्रव्य इजीली अवेलेबल है, मैंने ऐसे 25-30 द्रव्यों की लिस्ट बनाई कि जो मुझे यहाँ पे उपलब्ध है, कम रेट में उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, उनका मैंने अध्ययन किया। उन द्रव्यों का कौन से कल्प मुझे जल्दी मिल सकते हैं। अब आजकल तो एमआर के कारण सब मिलते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी मिलेंगे। अब दुर्जल जेता रस नाम का रस नासिक में मिलता ही नहीं है, वो पुणे से मिलता है। तो मैं क्या राह देखता रहूं, पेशेंट मेरे सामने है और मैं क्या मैं पुणे से मंगाता हूँ फिर देता हूं, अब नहीं। तो ऐसे मैंने 25 कल्पों की सूची की कि ये कल्प मुझे मिलते हैं। दूसरा अध्ययन कैसा करना है कि मैं नासिक में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरे यहाँ पे व्याधि कौन से है ज्यादा मात्रा में। अब फेलेरेसिस या जिसको हम हत्ती रोग कहते हैं, वो नासिक में है, मिलता ही नहीं है। तो मैं क्यों उसमें दिमाग मेरा खराब करूं। मेरे पास जो रुग्ण आते हैं कॉमन, समझो एक 20-25 संप्रप्ति लेकर, नाम छोड़ दो आप संप्रप्तियां, कि अतिसार की संप्रप्ति, श्वास की संप्रप्ति, कास संप्रप्ति, मेरे पास आज तक एक भी उदर का पेशेंट आया नहीं है, एक ही दो ही आए, ज्यादा नहीं आए। लेकिन यकृत की विकार बहुत है, वात व्याधि बहुत है, श्वास कास बहुत है, त्वचा विकार बहुत है, इनफर्टिलिटी बहुत है, डायबिटीज बहुत है, थायराइड के पे। तो इनकी संप्रप्ति का अध्ययन करने का, और फिर उस संप्रप्ति में कौन से द्रव्य मुझे इजीली यहां पे उपलब्ध होंगे, इतने ही द्रव्यों का विचार करना। तो मैंने 25 द्रव्यों में मेरी प्रैक्टिस बिठा दी और मैं उतना ही उपयोग करता। मैं ज्यादा द्रव्य, मेरे पूरा क्लिनिक भर के द्रव्य पड़े हैं ऐसा मैं करता नहीं, बहुत वेस्ट हो जाता है। तो मैं 25 से 30 द्रव्यों, सिंगल ड्रग कोई 17-18 है और कल्प कुछ 10-12 है, उसी में मेरी सारी प्रैक्टिस हो जाती है। ये मैंने मेरे स्तर पे अध्ययन किया। आप में से कोई गुजरात में है तो आपको अलग अध्ययन करना पड़ेगा, आप में से कोई केरल में है तो आपको आपके स्तर का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं जो करता हूं वही कॉपी करना ही ये गलत है। आप जहां प्रैक्टिस करेंगे वहां व्याधि कौन से ज्यादा आपको आती है, सर्वे करो इसका। पहले के जो प्रैक्टिस करने वाले वैद्य, उनको जाके पूछो कि सर कौन से पेशेंट ज्यादा आपके पास है, उसका अध्ययन करो। उस संप्रप्ति में कौन से द्रव्य उपयोगी है और उसमें से मुझे कौन से उपलब्ध है, उसका अध्ययन करो और फिर गणित बिठा के रखो, तो प्रैक्टिस एकदम आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे रुकते हैं। आपने इस व्याख्यान के लिए मुझे बुलाया। मैं ये विषय प्राय कहीं पे रखता नहीं हूँ, लेकिन चिकित्सक हूँ, तो जो विचार मैंने किए थे वो मैंने आपके सामने रखे। मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। कुछ भी प्रश्न है आपको तो आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू वैद्य अभिजीत जी। आई गेस जो हमेशा हम चाहते हैं कि एक अलग थिंकिंग पैटर्न दिमाग में तय होना चाहिए, चाहे द्रव्य कोई भी हो, चाहे व्याधि कोई भी हो, बट एक दिशा, एक थॉट प्रोसेस हमारा क्लियर कैसे हो सकता है संहिताओं से, वो आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू वंस अगेन। आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप
या तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। हेलो। हाँ, हाँ पूछिए। जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था, कुछ लोग कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो स्थूल होते हैं, कुछ पुरुष होते हैं। हाँ और जो स्थूल पेशेंट्स होते हैं वो हवा खा के भी मोटे ही होते हैं। और जी कुछ पुरुष होते हैं जो बहुत खा के भी बारीक ही होते हैं। तो उनके जी शरीर में जब जो आहार जाता है उनका विघटन होता है। जी। तो मतलब ऐसा क्या होता है कि वो स्थूल ही रहते हैं, या ऐसा क्या होता है कि वो खुश ही रहते अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये व्यावहारिक प्रश्न है, मतलब आप पेशेंट देखते हो या विचार करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न ऐसा पूछा। मैं संदर्भ आप लिख लीजिए। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान, अध्याय 46, और सूत्र नंबर आई थिंक 110 टू 120 के बीच में सूत्र है। मुझे अभी स्पेसिफिक नंबर नहीं याद आ रहा है। अगर सुश्रुत सामने होगा तो मैं आपको पेज निकाल के दिखा सकता हूँ। 510 टू 520 के बीच में वो श्लोक है। तो वो श्लोक ऐसा है कि स्वल्पम यदा यद्वा लीनम आमम न तेजपथम आवृणोति। शरीर में आम और दोषों का जो दोष भी सामावस्था में उत्पन्न होते हैं, वो सर्व शरीर को अवरुद्ध करते हैं। लेकिन वो तेज पथ, उसकी डलन की टीका है, तेज पथ का अर्थ जठर अनल मार्गम, मतलब अग्नि वह स्रोतस। तो ऐसा कभी कभी होता है कि आम के कारण, साम धातु के कारण, साम दोषों के कारण जो लीन पड़े हैं, वो सर्व शरीर के सारे स्रोतों को अवरुद्ध करते हैं, लेकिन तेज पथक को आवृत नहीं करते हैं। वो स्वभाव है व्याधि का, मतलब अग्निवह को आवृत नहीं करते हैं। तो ऐसे समय में स्थौल्य उत्पन्न होता है, लेकिन उसको बहुत भूख लगती है, क्योंकि अग्निवह आवृत नहीं है, तो वो खाता है। तो कहते हैं कि ऐसे अवस्था में या बुभुक्षाम जनयति सा मंद बुद्धिम विषवत निहंती। तो ऐसी अवस्था में वो रुग्ण स्थूल है बहुत, और खा रहा है खा रहा है खा रहा है, तो उसको वो मंद बुद्धि जो व्यक्ति है उसको वो विष की तरह मार डालता है। अब मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर फिर से करता हूं, थोड़ा 1-2 मिनट मेरे साथ रहिए। मैं संदर्भ बताता ही हूं। दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अष्टोनिंदितीय नाम का अध्याय है चरक में, सूत्र स्थान का। देखो क्या कहते हैं कि तत्र अति स्थूलम कृषयो भूय एवं अपरिनित। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि तद अति, फोर्थ लाइन पढ़िए। तद अति स्थौल्यम अति संपूर्णात गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात अव्यायामात अव्यवायात दिवा स्वप्नात हर्ष अहर्ष नित्यत्वात अचिंतनात बीज स्वभावाच्च उपजायते तस्य ही अतिमात्र मेदस्विनो मेद एव उपचीयते न तथा इतरे धातवः। मतलब जब स्थौल्य की संप्राप्ति होती है, तो वो व्यक्ति जो भी खाएगा उससे उसका मेद का ही पोषण होगा, लेकिन अन्य धातुओं का पोषण नहीं होगा। ये जो विचार है ये अत्यंत महत्व का है। मतलब वो व्यक्ति, आपने जैसे बोला कि वो हवा भी खाएगा तो भी उसमें मेद का ही निर्माण होने वाला है। ये क्यों होता है? इसके कारण होता है क्योंकि उस आम ने सारे स्रोतों को अवरुद्ध करके रखा है, लेकिन मेद का पोषण होता रहता है। मतलब जो भी खाएगा उससे मेदवह का पोषण होगा। जो भी खाएगा पार्थिव आपे निर्माण होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, और उसकी वो जो बुभुक्षा है वो भी बढ़ती रहेगी। और वो खाने से मेद का ही पोषण होता है, बाकी धातुओं का नहीं होता। कृष्ण में वही होता है। कृष्ण में उल्टा है कि कृष्ण में क्या होता है कि धातुओं का पोषण ही नहीं होता है। इसलिए परमाणु आप कितना भी अच्छा खाओगे, कृष्ण संतर्पण जन्य है, कार्श्य ये संतर्पण जन्य व्याधि है।
अपतर्पणजन्य कार्श ये बहुत रेयरली मिलता है आज, लेकिन आज के 99% कार्श ये संतर्पणजन्य आम प्रदोषजन्य है। सुश्रुत का एक सूत्र है, अभी समय नहीं है दिखाने में, आप संदर्भ लिख के रहो। सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर 15/32 सूत्र है, रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम च। स्थौल्य हो या कार्श हो, वो रस निमित्त मतलब आहार रस की विकृति से उत्पन्न होते हैं। तो अपतर्पणजन्य कार्श मिलता है नो डाउट, पर वो आज कम मिलता है, या उस समय भी कम ही मिलता था। मतलब कुपोषण होकर कार्श ये रेयरली है, मिलते हैं, कम है। हमारे पास क्लिनिक में तो नहीं आते हैं, वैद्य के पास। हमारे पास जो कार्शत्व आते हैं आज, जो लड़कियां कृश लड़कियां आती है, कृश लड़के आते हैं, ये सारे स्रोतोरोध से, आम प्रदोष से, संतर्पण से होकर आते हैं। इससे क्या होता है, स्रोतोरोध होने से वो जो भी खाएंगे उसका लीनत्व ही आम और लीनत्व पड़ा रहेगा, और शरीर के धातुओं को पोषण ही नहीं मिलेगा। आपकी खेती है समझो, और आपने पानी तो छोड़ा, लेकिन पानी मेन कैनल से चला गया, अंदर आया ही नहीं खेती के, इससे तो उसके धान्य फूलेगा ही नहीं, वो धान्य अच्छे से आएगा ही नहीं, कच्चा ही रहेगा वो, या आएगा ही नहीं। ये कार्य की संप्रप्ति है। आई थिंक आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। Anyone else? Any questions? सर एक और क्वेश्चन था। हाँ, सर ग्रंथों में कई द्रव्य दिए हैं, और मतलब मैक्सिमम बहुत सारे द्रव्यों में कृमि के लिए भी कुछ कहा गया है सर, हाँ। हर जगह पर। हम्म। तो सर कृमि का कितना इम्पोर्टेंस रखना चाहिए सर? ये भी प्रश्न अच्छा है। कृमि का विचार मैं बहुत करता हूँ, क्योंकि अनुभव से और जितने मेरे गुरुओं से मैंने सीखा है। पर कृमि का विचार हम एक ही करते हैं, मतलब जो सामान्यतः हम सबके मन में आता है कि कृमि मतलब मल में आने वाले कृमि, मतलब जिसको वर्म कहते हैं। बराबर है? शायद आपका प्रश्न भी उसी मार्ग से है। एम आई राइट? नहीं सर, ओवरऑल कृमि जितने भी रहते हैं, मतलब ओके। स्किन में रहने वाले, बालों में रहने वाले सब। हाँ, पर मतलब, हाँ मतलब आप मलज कृमि का विचार कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि श्लेष्मज कृमि भी है और रक्तज कृमि भी है। रक्तज कृमि का लक्षण देखिए, मेरे पास एक रिक्शा वाला पेशेंट, रिक्शा ड्राइवर था, और उसको किसी ने मेरे पास रेफर किया था, और वो अत्यंत क्रॉनिक एसिडिटी, मतलब इतनी क्रॉनिक एसिडिटी मैंने कभी देखी नहीं। मतलब मेरे लाइफ प्रैक्टिस में मैंने पहली बार इतनी क्रॉनिक एसिडिटी देखी थी। और सारा करके आया था, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, आधुनिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, साइकेट्रिक चिकित्सा, सब सब करके आया था जो भी है। अब कुछ नहीं हो रहा है। तो उस दिन वो जब आया तो मैं भी थोड़ा भागदौड़ में था, और मुझे इतना समय नहीं मिला था उसको प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए, तो मुझे कहीं जाना था या कुछ कुछ तो था उस समय। तो मैंने जल्दी जल्दी, मेरे पास जो थे सामने मुझे आरोग्यवर्धिनी, अब एसिडिटी है मेरे पास, उस समय क्या प्रवाह पंचामृत वगैरह नहीं थे, मतलब मुझे मिले नहीं। तो मैंने आरोग्यवर्धिनी और कृमि कुठार, ये द्रव्य मेरे सामने दिखाई दे रहे थे, मैंने दो दो, मैंने कहा चलो 5 दिन की दवाई दो, हम बाद में देखते हैं। तो मैंने कृमि कुठार और आरोग्यवर्धिनी ये निकाल के उसको दे दी। मैंने कहा चलो कुछ तो द्रव्य दिए पेशेंट, उस समय को हमने क्या, वो उसको बिना इस भेजना नहीं है। और वो दूसरे तीसरे दिन आ गया कि सर मुझे जैसे जादू की छड़ी हो गई, वो द्रव्य शुरू किया और मेरी एसिडिटी पूरी ठीक हो गई है। मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि मैंने तो बिना सोचे दिया था। तो मैंने धर्माधिकारी सर को फोन किया, मैंने सर ये ऐसा ऐसा पेशेंट आया और ये ऐसा ऐसा हो गया, द्रव्य ये दिए थे इसको, तो कहीं पे आरोग्यवर्धिनी में, अम्ल पित्तहर और कृमि कुठर में नहीं है। सर ने कहा अरे तू संप्राप्ति ठीक से लगा, ये रक्तज कृमि हो गए उस पेशेंट को, आप हेतु निकालो उसके रक्तज कृमि के। फिर उसकी त्वचा में भी विकृति थी। मैंने पेशेंट देखा नहीं था क्योंकि मुझे समय नहीं मिला था। फिर मैंने 7 दिन के बाद उसको बुलाया, फिर तो सारे रक्तज कृमि के थे। डोंबिवली में, बॉम्बे में हमारे एक सीनियर वैद्य वैद्य विनय वेलणकर जी, उनका एक लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने तो प्रत्यक्ष भी सुना है, और उससे मैंने कई पेशेंट ठीक भी किए हैं। वो सारे क्रॉनिक रेनल फेल्योर में कफज कृमि की चिकित्सा करते हैं। क्यों? आप विमान स्थान के 7वें अध्याय में जाकर कफज कृमि का
सूत्र निकालो, वो सारे लक्षण रेनल फेल्योर में मिलते हैं, सारे। तो कृमि का अर्थ कोई एक कोई चिट्ठी दे जा रही है, या मल में कृमि है, या स्वेद में कृमि, वो तो देखना ही है। लेकिन श्लेष्मज भी कृमि है, कफ रक्तज भी कृमि, इनका विचार कौन करेगा, इनका विस्तार कौन करेगा, यह हमें करना है। और दूसरा, जो भूत विद्या नाम का हमारा एक अष्टांग का एक अंग है, तो भूत विद्या का अर्थ कोई जारण मारण उच्चाटन करनी करना वगैरह ऐसा नहीं है। आकाशस्थ ग्रहों का ग्रह विद्या नहीं है। भूत का अर्थ सूक्ष्म जंतु है। तो सृष्टि में जितने सारे सूक्ष्म जंतु हैं, इनके शरीर में प्रवेश करने से जो जो व्याधि उत्पन्न होते हैं, उनको भूत विद्या में लिया है, और उसकी चिकित्सा राजक्षमा, ये उसी का अध्याय है, भूत विद्या का अर्थ अध्याय। हमने राजेशमा को टीबी में और एड्स में लाकर उसको विकृत करके रखा है, कल्पना उसकी। लेकिन वो उतना ही नहीं है। जिस भी व्याधि से व्याधि हो रहा है, कोई भी वायरस से व्याधि हो रहा है, वो राजेशमा में आता है। इसलिए कृमि का विचार अत्यंत महत्व का है। कोई दिखाई देने वाले कृमि ही वो मारता है ऐसा नहीं, सूक्ष्म जंतु को भी मारता है। इसलिए सुश्रुत का उसका संदर्भ देखना है तो सुश्रुत के कल्पस्थान में दुंदुबी स्वनीय नाम का अध्याय है कल्पस्थान का। उसमें उन्होंने, अगर हवा में वायरस बढ़ गए हैं तो बड़े बड़े दुंदुभी पर औषधि वनस्पतियों का लेप लगाकर वो बजाओ, ताकि वो वनस्पति है, वो क्या चूर्ण है, वो हवा में फैले और कृमियों को नष्ट कर दे। ये तो करना ही है। लेकिन सूक्ष्म जंतु होते हैं, वायरसेस, उनको कैसे नष्ट करें, उसलिए ये इतने सारे कृमि द्रव्य बताए। अब इनका अध्ययन कैसे करना है, अलग अलग अवस्था में उसका विचार करना पड़ेगा कि ये द्रव्य देखकर देखो ये कौन से अवस्था में काम करते हैं, संतर्पण में करते हैं, अपतर्पण में करते हैं, आमावस्था में करते हैं, निरमावस्था में करते हैं, कौन से दोषों का प्रिडोमिनेंस में करते हैं। ये विचार हमें पेशेंट देख के करना है। उन्होंने लिख के रखे हैं, लेकिन व्यवहार में हमें लाना ही पड़ेगा। और कुछ? और किसी का कोई सवाल? आई थिंक अभिजीत सर, हम्म। सभी काफी हद तक सभी को कंसेप्चुअली क्लियर हो गया कि अभ्यास कैसे करना है। जी एंड जी। आपने जो मतलब कॉलेज में जो हम सब ने मिस किया और वो आज आपने हमें सिखाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक लेक्चर सुन के हमेशा कुछ नया सीखने मिलता है। अब मुझे तो बहुत कुछ मिला है। आई होप बाकी के श्रोताओं को भी बहुत कुछ मिला होगा। उसी के लिए आपका बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। एंड आज का सेशन हम यही रोकते हैं, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। सो आप सभी का धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी शुक्रिया।